Okay, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, good evening. Okay, तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो yesterday we were discussing SVM, ठीक है, इसको डिस्कस कर रहे थे हम लोग, ठीक है। सो SVM स्टैंड फॉर सपोर्ट वेक्टर मशीन, ठीक है। हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था इसमें, ठीक है, व्हाई वी आर यूजिंग सपोर्ट वेक्टर मशीन और व्हाट एक्चुअली इट डज, ठीक है। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन मैंने आपको बताया था, इट डज द जॉब ऑफ बोथ क्लासिफिकेशन एंड एज वेल एज रिग्रेशन, दोनों का काम कर रहा है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि दोनों का काम करेगा, रिग्रेशन का भी काम करेगा और क्लासिफिकेशन का भी काम करेगा, ठीक है। बट इट इज वाइडली यूज्ड, इट इज मेनली यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन पर्पस, ठीक है। सबसे ज्यादा हम इसको यूज करेंगे किसके लिए? क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। बट we have used one algorithm, we have studied one algorithm for classification also, ठीक है। and that is what, that is logistic regression, ठीक है। तो एक एल्गोरिथम हम पढ़ चुके हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन, किसके लिए? क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो लीनियर रिग्रेशन हमने पढ़ा था, रिज रिग्रेशन पढ़ा था, लासो रिग्रेशन पढ़ा था, वो हमारा रिग्रेशन का काम कर रहे थे, ठीक है। बट लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो था वो क्लासिफिकेशन का काम कर रहे थे, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं एसवीएम, तो एसवीएम हमारा दोनों काम करेगा, क्लासिफिकेशन का काम भी करेगा और रिग्रेशन का काम भी करेगा, ठीक। इट इज मेनली यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन। नाउ सी द डिफरेंस, रिग्रेशन, ठीक है। डिफरेंस अगर देखेंगे तो एसबीएम हमारा दोनों ही काम कर रहा है, ठीक है। रिग्रेशन का काम भी कर रहा है, क्लासिफिकेशन का काम भी कर रहा है, ठीक है। जबकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन सिर्फ किसका काम कर रहा है? क्लासिफिकेशन का काम कर रहा है, ठीक है। अब अगर मुझे क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है, सपोज आई वांट टू क्लासिफाई द डेटा सेट, ठीक है, तो मेरे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी है, मेरे पास एसवीएम भी है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन करना है तो मैं एसवीएम को यूज करूं या फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज करूं। तो अगर आप देखोगे तो आपको सिनेरियो समझना पड़ेगा कि किसको यूज करना चाहिए। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन या एसवीएम में, आप एसवीएम में आप देखोगे तो एसवीएम कहां पर प्रेफर करते हैं? एसवीएम में एक एडवांटेज आपका ये था कि ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ठीक है। एक प्रॉब्लम तो ये है कि ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है एसवीएम, तो वहां एडवांटेज है ओवर द लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहा है। दूसरा क्या है? दूसरा, अगर आपके पास नंबर ऑफ डायमेंशंस बहुत होते हैं, इफ यू आर हैविंग मल्टीपल डायमेंशंस, डायमेंशन से मतलब क्या है? इफ यू आर हैविंग मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे आपके पास फीचर्स हैं, ठीक है। यू कैन से फीचर्स, यू कैन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यू कैन से डायमेंशंस, ठीक है। तो ये बहुत सारे हैं, तो किसको कंसीडर करना है, किसको कंसीडर नहीं करना है, वो एसवीएम अच्छे से सॉल्व कर पाता है इन कंपैरिजन टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। तो कंपैरिजन अगर लॉजिस्टिक रिग्रेशन को एसवीएम से करोगे तो एसवीएम विल परफॉर्म बेटर इन कंपैरिजन टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। और क्या होता है, और इसमें आगे जाके हम क्या करेंगे, जब भी हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू आर हैविंग डेटा सेट वेयर यू आर हैविंग टू क्लासेस, ठीक है, या दो क्लासेस हैं, तीन क्लासेस हैं, अभी हम दो क्लासेस की बात कर रहे हैं कि वन क्लास इज सेपरेटिंग फ्रॉम द अदर क्लास, ठीक है। एक क्लास अलग है, एक क्लास अलग है, जैसे कल हमने बात की थी, ऑरेंजेस अलग कर दिए हमने, ठीक है, एप्पल्स हमने अलग कर दिए ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स, ठीक है। तो फीचर्स में क्या हो सकता है? कलर हो सकता है, शेप हो सकती है, डायमीटर हो सकती है, रेडियस हो सकती है, वेट हो सकता है, ठीक है। ये सारे फीचर्स हैं, ये सारे सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर क्लासिफाइंग एप्पल्स फ्रॉम बनानास, हम उसको सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया है, तो अब कभी कभी क्या होता है कि आप जब क्लासिफाई करते हो तो वो कभी कभी लीनियरली सेपरेबल नहीं होता है, ठीक है। हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो कभी कभी डेटा हमारा लीनियरली क्लासिफाई नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल के कुछ एलिमेंट्स हमारे इधर आए, ठीक है, ऑल विच सेपरेट बोथ द क्लासेस, ठीक है, तो अलग अलग क्लासिफाई कर रहा है, तो हमारे पास एक लाइन है, हम लाइन ड्रॉ कर पा रहे हैं, ठीक है। बट
देयर कैन बी सम डेटा, ठीक है, जहां पर हम लीनियरली क्लासीफाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर हैविंग सम डेटा आइटम्स, ठीक है, इफ यू आर हैविंग सम सैंपल्स, ठीक है, ये कुछ सैंपल्स हैं, एक अलग क्लास का है, और ये कुछ फीचर, ये कुछ आपके पास डेटा आइटम्स हैं, ठीक है, या आपके पास सैंपल्स हैं, ठीक है। आप मान सकते हो कि ये एप्पल है, ये ऑरेंजेस हैं, ठीक है। नाउ दिस डेटा क्लियरली शोज वी कैन क्लासीफाई बोथ द क्लासेस विद अ सिंगल लाइन, ठीक है, एक अकेली लाइन से। अगर हम एक्स वाई प्लेन में लेते हैं, अगर 2 डायमेंशनल में लेते हैं, 2D में लेते हैं, 2D में हम क्या कर सकते हैं, एक्स वाई प्लेन है हमारे पास, तो एक्स वाई प्लेन में हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सो वी कैन ड्रॉ अ लाइन विच सेपरेट बोथ द क्लासेस, दोनों क्लास को हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा होता है, देन वी कैन से दैट इट इज लीनियरली सेपरेबल, ठीक है, इट इज लीनियरली सेपरेबल बिकॉज इट इज क्लासिफाइंग, इट इज सेपरेटिंग बोथ द क्लासेस। लीनियरली सेपरेबल क्यों बोला, क्योंकि सेपरेट कर रहा है दोनों क्लास को, और वो भी कैसे, लीनियरली सेपरेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन एसवीएम में हम एक काम और कर सकते हैं, कभी कभी हमारे पास डेटा सेट ऐसा होता है जहां पर लीनियरली सेपरेबल नहीं है, लीनियरली सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो लीनियरली सेपरेट नहीं कर पा रहे, तो फिर सेपरेट कैसे करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं इस तरीके से, ठीक है, ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग दीज पॉइंट्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये एक क्लास के पॉइंट्स हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली वी आर हैविंग सम अनदर कैटेगरी, ठीक है, एक अलग कैटेगरी ले लेते हैं, और कुछ पॉइंट्स इस तरीके से हैं, ये पॉइंट्स ले लिए मैंने, ठीक है, ये पॉइंट्स है, ये एक अलग क्लास है, ठीक है, सारे पॉइंट्स में ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, कुछ इस तरीके से पॉइंट्स हो सकते हैं। लेकिन आप अगर देखोगे, इफ यू वांट टू क्लासिफाई दीज डेटा आइटम्स, इफ यू वांट टू क्लासिफाई दीज सैंपल्स, अगर मैं इसको क्लासिफाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, आई कैन नॉट ड्रॉ अ सिंगल लाइन विच सेपरेट दीज टू क्लासेस। एक ब्लू लाइन के जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक अलग क्लास है, मान लेते हैं ऑरेंजेस की है, रेड पॉइंट्स वाला मान लेते हैं एप्पल्स की है, ठीक है। तो वो सारे डेटा आइटम्स हैं हमारे पास, वो सारे सैंपल्स हैं, but I cannot draw even a single line which separate these classes। मैं कोई भी लाइन अगर ड्रॉ करूं तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम ड्रॉइंग दिस लाइन, तो मैं क्लासीफाई नहीं कर पा रहा, मतलब एप्पल वाले भी इधर आ रहे हैं और ऑरेंजेस वाले भी इधर आ रहे हैं। ऐसे ही यहां पर भी देखेंगे तो दोनों कैटेगरी आ रही है, तो क्लासीफाई नहीं हो रहा। कैसे भी करके मैं अगर देखूं, अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूं तब भी नहीं हो पा रहा, ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तब भी नहीं हो पा रहा। तो मेरे पास कोई लाइन ऐसी है ही नहीं है जो इसको लीनियरली सेपरेट कर पाए, ठीक है। तो आपके पास जो डेटा आइटम्स होते हैं या सैंपल्स होते हैं, सैंपल्स का मतलब मेरा क्या है, सैंपल्स का मतलब है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आइरिस डेटा सेट, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट आइरिस डेटा सेट्स, तो वी आर हैविंग 150 सैंपल्स, वी आर हैविंग 150 सैंपल्स, ठीक है, वो 150 सैंपल्स हैं, 150 रिकॉर्ड्स हैं। तो उसको मैं अगर स्कैटर प्लॉट हमने पढ़ा था, तो स्कैटर प्लॉट से अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास जो कैटेगरी है, मान लेते हैं आइरिस सेटोसा है, आइरिस वर्जिनिका है, आइरिस वर्सिकलर है, तो एक जगह जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे सेटोसा के आ रहे हैं। मान लो अभी मैं 2 कैटेगरी लेता हूं, सेटोसा के जो पॉइंट्स आ रहे हैं सारे एक जगह ग्रुपिंग है उसकी, एक जगह ग्रुपिंग हो रही है, सारे सेटोसा के पॉइंट्स आ गए, और एक जगह सारे के सारे क्या है, वर्सिकलर के आ गए। तो मेरे पास एक लाइन है, मैं उसको ड्रॉ कर सकता हूँ और दोनों की दोनों क्लासेस सेपरेट हो जाती हैं। बट योर डेटा कैन बी इन दिस फॉर्म, ठीक है, आपका डेटा इस फॉर्म में भी हो सकता है कि लीनियरली सेपरेट हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि लीनियरली सेपरेट हो ही नहीं पा रहा है, मतलब आपके पॉइंट्स इधर है तो लीनियरली सेपरेट हो गया। लेकिन पॉइंट्स अगर ऐसे हैं जैसे मैंने इस ग्राफ में दिखाया, कुछ पॉइंट्स इधर आ रहे हैं और इसके अंदर आ रहे हैं, तो आप कोई भी लाइन ड्रॉ करके देखो तो वो क्लियरली सेपरेट कर ही नहीं पा रहा है, तो उसको बोलते हैं नॉन लीनियरली सेपरेबल,
या तो डेटा लीनियरली सेपरेबल होगा, और नाम से ही समझ में आता है लीनियरली सेपरेबल। लीनियर, लीनियर क्या होता है? लीनियर लाइन, वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर लाइन, ठीक है। और लीनियरली सेपरेबल होगा या लीनियरली सेपरेबल नहीं होगा। तो इफ योर डेटा इज लीनियरली सेपरेबल, इट इज वेरी गुड, ठीक है। अगर लीनियरली सेपरेबल है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन से हम ये काम कर पा रहे थे, ठीक है। लेकिन एसवीएम में आप देखोगे अगर कोई सेपरेबल नहीं है, अगर लीनियरली सेपरेबल है सबसे बढ़िया है, लेकिन लीनियरली सेपरेबल नहीं है, इन दैट केस वी कैन यूज सम कर्नल्स। आगे जाके मैं कर्नल बताऊंगा, तो कर्नल्स हम यूज कर सकते हैं। तो एसवीएम के साथ एक एडवांटेज है कि हम यहाँ पे कर्नल यूज कर सकते हैं। और कर्नल का काम क्या है? कर्नल कैन कन्वर्ट लोअर डायमेंशन इनटू हायर डायमेंशन। कर्नल क्या करेगा? लोअर डायमेंशन से हायर डायमेंशन में करेगा कन्वर्ट। और भाई करेगा क्यों? फायदा क्या है उसका? ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि कर्नल 2D से 3D में बदलेगा, एंड नॉट ओनली 2D से 3D में बदलेगा, इट कैन कन्वर्ट लोअर डायमेंशन टू हायर डायमेंशन। 1D को 2D बना सकता है, 2D को 3D बना सकता है, 3D को 4D बना सकता है, 4D को 5D बना सकता है। लेकिन हम हायर डायमेंशन में कर ही क्यों रहे हैं? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस? तो एडवांटेज इज व्हाट, हम इसलिए उसको कन्वर्ट कर रहे हैं हायर डायमेंशन में, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो लीनियरली सेपरेबल नहीं है। तो 1D में है या 2D में है, इस एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया ये डेटा हमारा 2D में था, और 2D में ये लीनियरली सेपरेबल नहीं था। लेकिन मैं एनी हाउ इफ आई एम एबल टू कन्वर्ट दैट 2D डेटा इनटू 3D डेटा विद द हेल्प ऑफ कर्नल, if I am able to convert that 2D data into 3D data with the help of kernel, then there may be the chance that the data will be linearly separable. तो ऐसा हो सकता है कि डेटा आपका linearly separate हो जाए, ठीक है। आपने 2D को 3D में बदलने से, ठीक है, 2D 3D, 2D से 3D में कैसे बदलेगा? विद द हेल्प ऑफ कर्नल, ठीक है। तो इसको हम प्रोग्राम से भी करेंगे। तो फायदा क्या है? फायदा यही है कि अगर आप हायर डायमेंशन में कन्वर्ट करते हो तो फायदा ये होता है जो डेटा आपका लीनियरली सेपरेबल नहीं था वो अब लीनियरली सेपरेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल समझ सकते हो, एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल सिंपल से समझो। जैसे एक बैलून है, ठीक है, एक बैलून है, और बैलून के अंदर कुछ पार्टिकल्स, कुछ आपने वैसे ही, ठीक है, उसको फिलअप कर रखा है, ठीक है। अब बैलून क्या है? बैलून इज अ 3D फिगर। बैलून क्या है? बैलून इज अ 3D फिगर, 3D है। तो आपने कुछ उसमें, ठीक है, कुछ भर रखा है, मान लो शुगर भर रखी है, सॉल्ट भर रखा है, ठीक है, उस बैलून के अंदर। अब बैलून के अंदर जो शुगर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, या सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं, वो अंदर है, और बाहर कुछ अलग पार्टिकल्स हैं। मान लो अंदर शुगर के पार्टिकल्स हैं और बाहर क्या है? सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं। तो आप अगर देखो वो 3D, जो बैलून है वो 3D स्ट्रक्चर है। अब 3D स्ट्रक्चर से फायदा क्या हुआ? जो शुगर के पार्टिकल्स है वो अंदर है और सॉल्ट के पार्टिकल्स बाहर है। तो आप देखो वो लीनियरली वो सेपरेट हो रहे हैं, शुगर के पार्टिकल्स और सॉल्ट के पार्टिकल्स सेपरेट हो रहे हैं। क्यों? ठीक है। तो कुछ कुछ ना कुछ इस तरीके से यहाँ पर एसवीएम में होता है कि जब हम कर्नल यूज करेंगे तो उसको हायर डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर लीनियरली सेपरेबल नहीं है। अगर लीनियरली सेपरेबल नहीं है, अगर लीनियरली सेपरेबल है तो हमें कोई कर्नल यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कर्नल हम तभी यूज करेंगे जब हमारा लीनियरली सेपरेबल नहीं है। और लीनियरली सेपरेबल हमें करना क्या होता है? क्योंकि लीनियरली सेपरेबल अगर होगा, इफ द डेटा इज लीनियरली सेपरेबल, लीनियर सेपरेबल का मतलब है इट इज वेरी इजी टू क्लासीफाई द क्लासेस। मतलब ऑरेंजेस इधर चले गए, बनाना इधर चले गए, क्लासीफाई हो गया, बचा ही क्या? तो एक्यूरेसी ज्यादा होगी, एक्यूरेसी ज्यादा होगी। लेकिन कुछ एप्पल्स ऐसे आ रहे हैं कि एप्पल्स मतलब इतना गंदा हो गया है, ऐसी शेप आ गई है, ठीक है। वैसे रियल में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कुछ दूसरी शेप ले ले तो वो अब पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो बनाना है या फिर एप्पल है मतलब वो रोटेन हो गया, ठीक है। अब पता ही नहीं चल पा रहा है किस स्टेट में, तो वो मिसक्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। अब वो कुछ इधर जा रहा है, कुछ उधर जा रहा है, तो उसको क्लासीफाई नहीं कर पा रहे। तो अगर क्लासीफाई कर रहे हो तो ये तो सबसे अच्छी चीज है, और नहीं क्लासीफाई कर रहे हो तो डेटा क्या है? ओवरलैपिंग ऐसा हो रहा है। तो आप अगर क्लासीफाई करना चाहते हो तो वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि लीनियरली सेपरेबल नहीं है। तो हम क्या है उसको हायर डायमेंशन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कर्नल। और कर्नल क्या करेगा? जब हायर डायमेंशन में कन्वर्ट होगा तो वो लीनियरली सेपरेट कर सकता है, ठीक है, जैसे मैंने बैलून वाला एग्जांपल आपको बताया, ठीक है। तो एसवीएम का एक एडवांटेज ये भी है कि आप लीनियरली सेपरेबल नहीं होता है, आप 3D में कन्वर्ट कर दो, एसवीएम में आप ये चीज अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो एसवीएम की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करता है,
ठीक है, कर्नल हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ओवर द लॉजिस्टिक रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन वो भी कर रहा है, क्लासिफिकेशन ये भी कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें अपने एडवांटेजेस हैं। ओके, तो आते हैं वापस, ठीक है। ये हमने कर लिया था, क्लासिफिकेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आपको पता चल ही गया है, वही मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक है। और देखो एक डिफरेंस और आता है, ठीक है, एक डिफरेंस और आता है। जब हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन किया था, ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, सिंपली वी वर हैविंग ओनली अ सिंगल लाइन। सिंगल लाइन का मतलब है कि जो भी हमें लाइन मिलेगी, मान लो लीनियरली सेपरेट कर रहा है, ठीक है, लीनियरली सेपरेट कर रहा है। अब लाइन तो बहुत ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा से यहाँ पे फिगर बनाता हूँ, ठीक है। ये फिर मैंने ये पॉइंट्स ले लिए, ठीक है, 3-4 पॉइंट्स ही ले लेता हूँ। ये एक अलग कैटेगरी है, ठीक है। और ऐसे ही एक कैटेगरी, कैटेगरी कोई भी हो सकती है, जैसे मैं इसको मान के चलूं कि एक सेटोसा वाला है, ब्लैक वाला सेटोसा है, और दूसरा वर्सिकलर या वर्जिनिका में से ले लिया, ठीक है। अभी हम दो ही कैटेगरी लेके चल रहे हैं, हम तीन भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी दो लेके चल रहे हैं, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये दो क्लासेस हैं, आप कुछ भी मान सकते हो, कहीं किसी का भी क्लासिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि फ्लावर का आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, सेटोसा है या वर्सिकलर है। हो सकता है कि आप जो फ्रूट है उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हो कि ये बनाना है या फिर मैंगो है, ठीक है। या फिर आप एक कोई एनिमल है, ठीक है, ये डॉग है या फिर ये कोई दूसरा एनिमल है। तो क्लासिफिकेशन, ऑल दीज आर द क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो उसकी कैटेगरी अलग अलग आ रही है, ठीक है। तो अगर ये कैटेगरी है, ये स्कैटर प्लॉट से, मान लो स्कैटर मैंने प्लॉट लगाया और ये मेरा एक ग्राफ आ रहा है, ठीक है। अब देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच कैन सेपरेट दीज टू क्लासेस। देयर कैन बी इनफाइनाइट लाइंस, ठीक है। तो कितनी भी हो सकती हैं, ये लाइन है, ये भी सेपरेट कर रही है, ठीक है। ये लाइन है, ये भी सेपरेट कर रही है, ये लाइन है, ये भी सेपरेट कर रही है, ये लाइन है, ये सेपरेट कर रही है, ये लाइन है, ये भी सेपरेट कर रही है दोनों क्लास को। और ऐसा ही क्यों, मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये भी सेपरेट कर रही है, ये भी सेपरेट कर रही है, ये। सो देयर कैन बी इनफाइनाइट लाइंस, ठीक है। लेकिन अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लेते हैं बेस्ट फिट लाइन। तो हमने निकाला था लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, अलग तरीके से निकाला था, लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमारे पास सिर्फ एक लाइन आती थी, ठीक है, जिसे हम बेस्ट फिट लाइन बोलते थे, ठीक है। यहां पर आएंगी टोटल 3 लाइंस, ठीक है, टोटल 3 लाइंस आएंगी। तो टोटल 3 लाइंस क्या होंगी, एक तो होगी जो लिनियरली सेपरेट करेगा ही करेगा, ठीक है, और दो होंगी आपके पास मार्जिनल लाइंस। तो दो होंगी मार्जिनल लाइंस, और मार्जिनल लाइंस क्या होती हैं, मार्जिनल लाइंस होती हैं जो मार्जिन पॉइंट होता है, जिसको हम सपोर्ट वेक्टर बोलते हैं। जो हम सपोर्ट वेक्टर मशीन में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार इंटरव्यू पूछा जाएगा, व्हाट आर सपोर्ट वेक्टर्स इन सपोर्ट वेक्टर मशीन, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। व्हाट आर सपोर्ट वेक्टर्स इन सपोर्ट वेक्टर मशीन, सपोर्ट वेक्टर मशीन में सपोर्ट वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट वेक्टर्स आप बताओगे, सपोर्ट वेक्टर्स आर द पॉइंट्स, ठीक है, विच फ्रॉम वेयर द मार्जिनल लाइन कैन कम, ठीक है, या सिंपली फ्रॉम द विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स वी कैन ड्रॉ द मार्जिनल लाइंस, ठीक है। तो ये कौन से पॉइंट्स होंगे, ये सिंपली वो पॉइंट्स होंगे जो अपोजिशन के नियर बाय होंगे, ठीक है, अपोजिशन के नियर होंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई ब्लैक पॉइंट है, ये वाला हम इधर वाला कोई सपोर्ट वेक्टर ले लें, ठीक है। जैसे मान लो ब्लैक पॉइंट एक इधर भी आ रहा है, तो इसको हम सपोर्ट वेक्टर नहीं लेंगे, ठीक है, ये सपोर्ट वेक्टर नहीं होगा। कौन सा होगा, जो बिल्कुल इस लाइन के क्लोज है या अपोजिशन के क्लियर है, तो उधर से उस पॉइंट से टच करते हुए एक लाइन निकाल देंगे, एंड दैट लाइन इज नोन एज मार्जिनल लाइन। तो एक मार्जिनल लाइन ये होगी और एक मार्जिनल लाइन ये होगी, ठीक है। सो इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन वी वर हैविंग ओनली अ सिंगल लाइन व्हिच सेपरेट द टू क्लासेस, बट इन SVM वी आर हैविंग 3 लाइंस, ठीक है। वन इज द एक्चुअल लाइन व्हिच इज सेपरेटिंग द टू क्लासेस, एंड 2 लाइंस आर द मार्जिनल लाइंस, ठीक है। और मार्जिनल लाइंस कौन सी लाइन होती है, जो आपके सपोर्ट वेक्टर से पास होके जाती है, ठीक है। तो ये पास होके जा रही है, ये पास होके जा रही है, ठीक है। एंड व्हाई वी आर यूजिंग मार्जिनल लाइंस, मार्जिनल लाइंस जितना ज्यादा गैप होगा, कल मैंने LOC वाला एग्जांपल दिया था कि भाई पाकिस्तान के लोग इधर रह रहे हैं, इंडिया के लोग इधर रह रहे हैं, तो उनकी जो डिस्टेंस है, अगर बिल्कुल मान लो आसपास एक लाइन LOC बनी हुई है और वो इधर रह रहे हैं बिल्कुल बाउंड्री पे, और इधर के लोग भी बाउंड्री पे, तो दिक्कत होगी ना, फालतू में लड़ाई होगी।
तो आप थोड़ा सा मार्जिन बना के रखो, ठीक है, एक थोड़ा सा अदर, तो एक एलओसी बना के रख दिया और 2 लाइन और बना दी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बना दिया, तो ये इधर, ये इधर, तो वो जितना दूर होगा उतना अच्छा है, जितना दूर, यानी कि ये जो आपके बीच में जो लाइन है और इधर से जो मार्जिनल लाइन इधर बनाई है और इधर जो मार्जिनल लाइन, ये जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना अच्छा है, ठीक है, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना, पर रियल में भी ऐसे ही होता है, रियल में भी उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो मार्जिन शुड बी हायर, योर मार्जिन शुड बी हायर, ठीक है। तो मार्जिन कौन सी डिस्टेंस है, मार्जिन ये वाली डिस्टेंस है, ठीक है। तो दिस डिस्टेंस इज मार्जिन, एक मार्जिनल लाइन से दूसरे मार्जिनल लाइन तक, ठीक है, ठीक है, दिस इज मार्जिनल लाइन, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं मार्जिनल लाइन 1, ये मार्जिनल लाइन 2, ठीक है, ये 2, और ये है हमारी क्या है, इसको बोलते हैं, आप डिसीजन बाउंड्री बोल सकते हो या हाइपर प्लेन बोल सकते हो, ठीक है, डिसीजन बाउंड्री या हाइपर प्लेन या फिर बेस्ट फिट लाइन, ठीक है। हाइपर प्लेन वाली टर्मिनोलॉजी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, बट इट इज मेनली यूज फॉर 3D, इट इज मेनली यूज फॉर 3D, ठीक है। एक सिंपली प्लेन हो गया और एक हो गया हाइपर प्लेन, ठीक है, हाइपर प्लेन, लेकिन हम हाइपर प्लेन भी बोल देते हैं, ठीक है। हाइपर प्लेन हमारी लाइन भी हो सकती है, और जब हम लाइन कहाँ होगी, लाइन होगी 2D में, ठीक है, 2D में क्या होगा, लाइन होगी, और 3D में जाएंगे तो उसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, हाइपर प्लेन। और हाइपर प्लेन कुछ इस तरीके से, आपने थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, इस तरीके से उसका थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं पैरेललोग्राम की फॉर्म में, ठीक है, बता देते हैं कि भाई ये क्या है, प्लेन है ठीक है, प्लेन है। तो ये प्लेन वाला कॉन्सेप्ट कहाँ आ रहा है, जब 3D होगा, 2D में तो लाइन से काम चल जाता है, 2D में तो लाइन से काम चल जाता है, ठीक है, दो क्लासेस को सेपरेट कर रहा है, लाइन इज सफिशिएंट, ठीक है। बट इफ यू आर गोइंग टू हायर डायमेंशन तो हमें प्लेन चाहिए होता है, ठीक है, तो एक कॉमन टर्मिनोलॉजी दे दी है हाइपर प्लेन, ठीक है। तो हाइपर प्लेन का काम है सेपरेट करना, ठीक है। अब उसे नहीं पता, क्योंकि जब हम इसका फिगर बना रहे हैं तो हमें नहीं पता कि 2D है, 3D है, 4D है, ठीक है, तो इसीलिए एक कॉमन टर्म दे दिया है हाइपर प्लेन, ठीक है। सो दिस डिस्टेंस इज व्हाट, मार्जिन। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसबीएम, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका जो ये मार्जिन है, ये मार्जिन जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, ठीक है। तो कल मैंने एक डायग्राम से बताया था कि भाई ये लाइन ड्रॉ होगी, अब लाइन तो इन्फानाइट लाइंस ड्रॉ हो सकती है, और इन्फानाइट लाइंस ड्रॉ होंगी तो मार्जिन लाइंस भी इन्फानाइट होंगी, तो इसमें से कौन सा ढूंढना है, इसमें से कौन सा ढूंढना है जिसका मार्जिन सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो कल मैंने आपको ये फिगर दिखाया था, नीचे आते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको फिगर दिखाया था कि भाई ये हमारे पास, ठीक है, सारे पॉइंट्स हैं, सारे के सारे सैंपल्स हैं, सैंपल्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया है, जहां उसकी लोकेशन है, अभी हम 2D लेके ही चल रहे हैं, तो पॉइंट्स को मैंने बिल्कुल चेंज नहीं किया है, ठीक है, पॉइंट्स एज इट इज है, लेकिन लाइन को मैंने एक वर्टिकली रखा है और एक टिल्ट करके रखा है और दोनों ही सेपरेट कर रहे हैं, दोनों ही सेपरेट कर रहे हैं, बट विच वन विल वी विल प्रिफर, किसको प्रिफर करेंगे, अगर देखोगे तो जिसका मार्जिन ज्यादा है उसको हम प्रेफर करेंगे, ठीक है। इसीलिए M2 यानी कि राइट हैंड साइड वाला जो ग्राफ है उसको हम प्रेफर करेंगे क्योंकि उसका मार्जिन ज्यादा है, ठीक है। तो यही मैथमेटिक्स में आगे जाके हम देखेंगे कि भाई कैसे इसको, इस पर कैसे मैथमेटिक्स हमने अप्लाई की है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इस चीज को अभी हमें देखना है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने वही रख रखी हैं, रिग्रेशन का काम भी करेगा, क्लासिफिकेशन का काम भी करेगा, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन और सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, ठीक है। तो अभी हम स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन का ही काम कर रहे हैं, रिग्रेशन का काम बाद में करेंगे, ठीक है उसकी मैथमेटिक्स भी देखेंगे। फिर मैंने बताया था कि हार्ड मार्जिनल प्लेन क्या होता है, सॉफ्ट मार्जिनल प्लेन क्या होता है। हार्ड मतलब नाम से ही पता चलता है कि हार्ड मतलब, बोलते हैं ना इसके इसके फादर बहुत हार्ड है, ठीक है, इसके फादर बहुत हार्ड है, बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब ये काम होना है तो होना है, ये काम होना है तो होना है। सॉफ्ट है, ठीक है, अगर ये काम नहीं हुआ फिर भी चल जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है। तो वही चीज यहाँ पर है, यहाँ पर हार्ड मार्जिनल प्लेन और सॉफ्ट मार्जिनल प्लेन का मतलब क्या, सिंपल सी बात है कि देखो जो पॉइंट्स आ रहे हैं, आपने पॉइंट्स आपने बताया कि दिस इज एलओसी और ये एक मार्जिनल लाइन है, ये एक मार्जिनल लाइन है, तो जितने पॉइंट्स होंगे वो मार्जिनल लाइन के इधर होने चाहिए और ये मार्जिनल लाइन के इधर होने चाहिए, सारे पॉइंट्स होने ही चाहिए। अगर ऐसा होता है then that is known as hard marginal plane, ठीक है। हार्ड मतलब बिल्कुल यही समझो कि आपके फादर है बहुत हार्ड है
वो बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल मतलब हार्ड है, स्ट्रिक्ट है, मतलब ऐसा होना ही चाहिए कि भाई मार्जिनल लाइन ये, मार्जिनल लाइन ये, और बीच में क्या है, बीच में आपका हाइपरप्लेन है, ठीक है। तो भाई सारे पॉइंट्स या तो इधर हो या इधर हो, मतलब ऐसा ना हो कि दोनों मार्जिनल लाइन के और ये जो लाइन आ रही है हाइपरप्लेन इसमें आ रहे हैं, अगर इसमें नहीं आ रहे हैं तो हार्ड मार्जिनल प्लेन है, और अगर आ रहे हैं कुछ पॉइंट्स तो वो क्या है, सॉफ्ट मार्जिनल प्लेन, ठीक है। तो देखो हार्ड मार्जिनल प्लेन तो रियल लाइफ में या रियल आपके जो डेटा सेट्स होते हैं उसमें नहीं मिल पाता है, ठीक है। इट इज हार्ड टू अचीव, ठीक है, होता नहीं है। आपके कहीं ना कहीं देखो, आपका जो भी डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो या जहां से भी डेटा आ रहा है उसमें कुछ ना कुछ एरर आपको मिलेगी, कहीं ना कहीं गलती होगी, जिसके पॉइंट्स आप ड्रॉ करोगे तो पॉइंट्स कहीं ना कहीं आ सकता है, तो कुछ सारे पॉइंट्स आपको मार्जिनल लाइन के इधर मिल जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, बहुत मुश्किल मिलेगा, ठीक है। तो रियल में आप किसी भी डेटा सेट पे काम करो, आपके कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो मार्जिनल लाइन और हाइपर प्लेन में भी आ सकते हैं, कुछ पॉइंट्स होंगे, अगर कम है तो मतलब एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अगर कम पॉइंट्स हैं, देखो सारे के सारे हैं फिर तो उससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है, लेकिन अगर मार्जिनल लाइन और हाइपर प्लेन के बीच में आ रहे हैं तो थोड़े बहुत पॉइंट्स एक्सेप्टेबल है, ये ना हो कि मेजोरिटी उधर आ रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया हमें कि हार्ड सॉफ्ट मार्जिनल प्लेन क्या होता है और हार्ड मार्जिनल प्लेन क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब आते हैं इसकी एक्चुअल मैथमेटिक्स पर, ठीक है। अब आते हैं इसकी एक्चुअल मैथमेटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं भाई, ये हमने वही ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़ी सी इक्वेशंस हमने यूज करने की कोशिश की, ठीक है। तो ये इक्वेशंस आप देखोगे यहाँ पे जो इक्वेशन यूज किया है, ये जो इक्वेशन है आप हमेशा याद रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट या वर्ड में लिख देता हूँ या पेंट में लिख देता हूँ कभी भी जो इक्वेशन की लाइन है, ठीक है, इक्वेशन की जो लाइन, सॉरी प्लेन की जो इक्वेशन है, प्लेन की जो इक्वेशन है वो क्या है, दैट इज व्हाट, W ट्रांसपोज प्लस W, ब्लैक से लिखता हूँ मैं, ठीक है। Equation of hyperplane is W transpose X plus B plus B, ठीक है। और चाहो तो यहाँ पे आप कर सकते हो Y, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन। जैसे इक्वेशन होती है ना, इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो आप देखो थोड़ा सा मिलता जुलता है, ठीक है, थोड़ा सा मिल रहा है, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से कंपेयर करके दिखाता हूँ। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, y इक्वल्स टू mx प्लस c इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, एंड y इक्वल्स टू w ट्रांसपोज x प्लस b इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन, ठीक है। और क्योंकि हमें पता नहीं है कि यहाँ पे हम 1D पे काम करेंगे, 2D पे करेंगे, 3D पे करेंगे, हमारा स्कैटर प्लॉट से ही पता चलेगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि भाई एक कॉमन लाइन है, जैसे हम हाइपरप्लेन बोल रहे हैं, और हाइपरप्लेन की इक्वेशन क्या है, W ट्रांसपोज x प्लस b, ठीक है। तो इसको अगर मैं कंपेयर करूं इक्वेशन ऑफ लाइन से, तो देखो ये बिल्कुल कंपैरिजन इससे हो रहा है, ठीक है। कैसे कंपेयर हो रहा है, जैसे ये इंटरसेप्ट है, b इज द इंटरसेप्ट, हियर c इज द इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे x आपके पॉइंट्स, यहाँ पर भी x आपका पॉइंट्स है, ठीक है। और W ट्रांसपोज क्या है भाई, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये m के इक्वल हो जाएगा, m के इक्वल हो जाएगा, तो ये स्लोप है, ये स्लोप है, ठीक है, ये स्लोप है ना। अब देखो ये थोड़ा सा ऐसे लिखा क्यों है, ट्रांसपोज क्यों लिखा है, ट्रांसपोज क्यों लिखा है भाई, W तो समझ में आ रहा है, लेकिन ट्रांसपोज क्या लिखा है भाई, आप ये समझो जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो ये x क्या था, कोई मेरे को बता सकता है कि ये x क्या था, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज x? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल ठीक है अभिजीत, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो सकते हैं, एक ही होता है क्या, एक ही होता है क्या, और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं सर। कितने भी हो सकते हैं, कितने भी यस हो सर। सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं तीन है, मान लेते हैं तीन है, ठीक है, मान लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल तीन है, तो ये इक्वेशन कैसे बदलेगी, इक्वेशन किस तरीके से, y इक्वल्स टू mx प्लस c में तो हमने एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना, अगर तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इक्वेशन कैसे हो जाएगी, y इक्वल्स टू m1 x1 m2 x2 n3 x3। यस यस यस,
बिल्कुल सही, ठीक है। m1 x1 प्लस प्लस m2 x2 m2 x2, ठीक है, प्लस भाई ये भी बनेगी लीनियर लाइन ही, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई आपका कर्व बनना है, कर्व तो बन ही नहीं सकता है कहीं पर भी। डिग्री 3 डिग्री 2 नहीं है, डिग्री सबकी 1 ही है ना, लीनियर लाइन ही बनेगी। और प्लस, ठीक है, प्लस प्लस इसका स्लोप, प्लस इसका स्लोप, तो तब भी तो लीनियर लाइन है। तो व्हाट इज m1 m2 m3? m1 m2 m3 आर द स्लोप्स एंड x1 x2 x3 व्हाट आर x1 x2 x3? दीस आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इक्वेशन ये है। तो वही चीज यहाँ पर जो wt है, ये क्या है? ये स्लोप्स हैं। x तो हमें समझ में आ रहा है। अब x में अकेला x नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर अकेला है तो ठीक है, लेकिन ये मल्टीपल हो सकते हैं। तो ये ट्रांसपोज में क्यों लिखा है? ट्रांसपोज में इसलिए लिखा है, जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, जो डेटा है, मान लेते हैं कि W की वैल्यू कितनी है? W की वैल्यू है m1 m2 m3। तो मैंने अगर ऐसे लिखा m1 m2 m3, ठीक है, और x के पॉइंट्स लिखे x1 x2 x3, तो ये भी मैंने ऐसे लिख दिया और ये भी मैंने ऐसे लिख दिया। तो क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। मान लो कि ये जो आता है, ये जो पॉइंट्स आए, ये पॉइंट्स आ गए 3, ठीक है, रो कितनी हो गई? रो हो गई 1, रो हो गई 1, 1 इंटू 3। आप खुद सोचो। और x के जो पॉइंट्स है उसकी भी डायमेंशन क्या है? 1 क्रॉस 3, उसकी भी डायमेंशन 1 क्रॉस 3 है, ठीक है, इसकी भी डायमेंशन क्या है? 1 क्रॉस 3। क्योंकि देखो स्लोप्स कितने हैं? 3 स्लोप है ना। W क्या है? W हमारा स्लोप है। और x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो भी 3 है, वो भी 3 है। तो अगर मैं इस पॉइंट्स को लिखूंगा W, तो कैसे लिखूंगा? मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। क्या लिखते हैं? मान लो W0 W1 W2, तो ऐसे ही तो लिखूंगा, W0 फिर आगे W1 फिर W2। तो जो डायमेंशन होगी वो कैसे बनेगी? एक रो है और 3 कॉलम है, 1 क्रॉस 3 बनेगा, 1 क्रॉस 3 बनेगा, यस ठीक सर। है। और x में देखूंगा तो x भी क्या है? x0 x1 x2, तो वो भी 1 क्रॉस 3 बनेगा। तो अब 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या? नहीं सर, सर इसका कॉलम और इसका रो इक्वल हुआ तभी हो पाएगा। यस। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं, अगर मैं W का ट्रांसपोज कर दूं, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1 क्रॉस 3 की जगह क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 1 हो जाएगा। तो 3 क्रॉस 1 होने से क्या होगा? 3 क्रॉस 1 होने से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज तो पॉसिबल। फर्स्ट का कॉलम से सेकंड की रो। बिल्कुल बिल्कुल, नाउ इट इज पॉसिबल, नाउ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, इसीलिए यहाँ पे ट्रांसपोज लिखा जाता है, ठीक है। सो द इक्वेशन, बिल्कुल इक्वेशन ऑफ लाइन से ये बिल्कुल मैप कर रहा है, बिल्कुल वही है ये, ठीक है। तो ये इक्वेशन लिखी जाती है, तो आपको हमेशा याद रखना है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपर प्लेन, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। तो ये जो बीच वाली लाइन है, डिसीजन बाउंड्री या हाइपर प्लेन, तो मैंने लिखा है WTX + B = 0। आप बिल्कुल इक्वेशन ऑफ लाइन समझ सकते हो इसको, इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर 2D है तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन ही है, कन्वर्ट हो जाएगा, बड़े आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, और मैंने आपको मैप करके दिखा दिया है, ठीक है। तो चलो ठीक है, दिस इज WT + B = 0, ठीक है। अब इसके जो ऊपर की बाउंड्री, ऊपर जो मार्जिन है और नीचे जो मार्जिन है, वो भी तो लाइन है। तो अब वही क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे, इधर वाले पॉइंट्स अलग, इधर वाले पॉइंट्स अलग। तो दो कैटेगरी बनेगी, जिसमें WTX + B एक कैटेगरी बनेगी, जिसको मैंने +1 बोल दिया या +K बोल दिया है, ठीक है। मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स अलग और नेगेटिव पॉइंट्स अलग। तो ऊपर की जो मार्जिन बाउंड्री है उसको मैं मान लेता हूं मान लेते हैं कि पॉजिटिव कैटेगरी है और नीचे वाली नेगेटिव कैटेगरी, ठीक है। सो दीज आर द इक्वेशन ऑफ हाइपर प्लेन, ठीक है। तो WTX + B, ये जो आपकी मेन जो डिसीजन बाउंड्री है उसकी इक्वेशन है। WTX + B अगर पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, पॉजिटिव इक्वल टू में पॉजिटिव है, तो वो ऊपर वाली कैटेगरी है, ठीक है, या एक अलग कैटेगरी है। और अगर नेगेटिव में है तो एक अलग कैटेगरी है, ठीक है, जिससे हमने ये क्या किया है? सेपरेट किया है, ठीक है। नीचे आते हैं। तो भाई एक इक्वेशन बनी, ठीक है। अब देखो इससे हमने क्या निकाला है? WT ट्रांसपोज x1 पॉइंट्स, ठीक है, एक अलग कैटेगरी के पॉइंट्स, तो x1 लिखा, ठीक है, +B = +1। और दूसरी इक्वेशन क्या है? WT x2, ठीक है, +B = -1, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर आ रही हैं। तो हमने क्या किया? एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया,
तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा वी विल गेट W ट्रांसपोज x1 माइनस x2, b से b कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस माइनस 1 दैट बिकम्स 2। ठीक है, तो इक्वेशन हो जाएगी W ट्रांसपोज x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 2। नाउ इन बोथ द साइड्स वी आर डिवाइडिंग बाय नॉर्म ऑफ W या मॉडुलस ऑफ W। ठीक है, मॉडुलस ऑफ W से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा एम है, यहाँ पर हम W से हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इसका डेटा हमें चाहिए वेक्टर की फॉर्म में। ठीक है, तो हमारे पास ये जो फैक्टर निकल के आया है 2 अपॉन नॉर्म या हम बोल सकते हैं मॉडुलस। ठीक है, इस फैक्टर को, ये जो निकल के आया है, इसी को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज मतलब ये चीज क्या है, ये इसको बोल क्या रहे हैं, दैट इज एक्चुअली व्हाट मार्जिन, ये जिसकी हम बात करते हुए आ रहे हैं, ये जो लाइन है मार्जिनल लाइन से, मार्जिनल लाइन अपोजिशन मार्जिनल लाइन से, ठीक है, जो करंट वाली लाइन है, इसकी जो डिस्टेंस है जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा है। तो ये मार्जिन आता कैसे है वो निकाला है। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को यूज कर लिया भाई, इसकी इक्वेशन ये है, इसकी इक्वेशन ये है, इसकी इक्वेशन ये है, इसकी इक्वेशन ये है। ठीक है, तो उसमें से हमने निकालने की एक कोशिश की है। तो ये जो डिस्टेंस निकली है, ठीक है, 2 अपॉन नॉर्म ऑफ W या मॉडुलस ऑफ W, इसी चीज को बोलते हैं मार्जिन। ठीक है, इसी चीज को बोलेंगे मार्जिन। तो इसी को हमें क्या करना है भाई, ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करनी। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको कर दो मैक्सिमाइज। ठीक है, तो 2 अपॉन मॉड ऑफ W या नॉर्म ऑफ W को करना है मैक्सिमाइज। ठीक है, मैक्सिमम मार्जिनल डिस्टेंस। सर हाँ लेकिन वह लाइन नहीं टच है सर, हाँ, क्या चीज, ये क्या चीज, सपोर्ट वेक्टर्स का नहीं टच है सर। सपोर्ट वेक्टर्स ये है ना, सपोर्ट वेक्टर्स का देखो टच, ये तो मैंने देखो ये तो मैंने हाथ से बनाया है ना, सिर्फ हाथ से बनाया है। हाँ, वो टच नहीं हुआ है, बट आप टच, आप लाइन जब ड्रॉ करो, ठीक है, तो वो टच वाली लाइन ड्रॉ करके चलो, है ना, इसमें मैंने टच नहीं कर पाया हूँ, है ना। ये आप मान के चलो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट और ड्रॉ कर लेना, है ना। बस इस लाइन में क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन पॉइंट ड्रॉ कर लेना, और यहाँ पे भी एक पॉइंट ड्रॉ कर लेना जो मार्जिनल लाइन को टच करे। ठीक है, इस फिगर में नहीं है, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ठीक, ठीक है, क्लियर है। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सो वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस डिस्टेंस, भाई इसको करना है मैक्सिमाइज। ठीक है, तो मैक्सिमाइज करने पर अब यहाँ पे कंस्टेंट बनना है। कंस्टेंट क्या बनना है, कैटेगरी है, बस सिंपल सा y जो हमारा आया है उसकी कैटेगरी है। कैटेगरी कैसे बनना है, इफ W ट्रांसपोज प्लस B इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मतलब एक अलग कैटेगरी का है। ठीक है, तो y एक अलग कैटेगरी बन जाएगी, उसके पॉजिटिव आप प्लस के लिख सकते हो, +1 लिख सकते हो, +2 +3 +4 +5 +6 कुछ भी लिख दो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि +1 लिखो, लेकिन रिकमेंडेशन है कि आप +1 लिखो। ठीक है, या आप प्लस के लिखो, और के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो जनरली हम या तो +1 लिखते हैं या प्लस के लिखते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड 4 है, 5 है। ठीक है, मैग्नीट्यूड पर फोकस नहीं करना है ना, सिंपल साइन पर देखना है। ठीक है, सो इट कैन बी +1, इट कैन बी +2 +3 +4 +5 +6 एनीथिंग। ठीक है, तो अगर ये WTX plus B is greater than 0, then YI is +1, and if it is not so, less than equals to -1 है, तो -1। ये हमारा क्या है, ये कंस्ट्रेंट है। अगर ये सारे पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर इस कंस्ट्रेंट को फॉलो करते हैं, तो हमारे जितने पॉइंट्स हैं वो मार्जिनल लाइन के इधर होंगे और दूसरी वाली मार्जिनल लाइन के अपोजिट होंगे, यानी कि हाइपर प्लेन और मार्जिनल लाइन के बीच में कोई भी पॉइंट नहीं होगा, अगर सारे के सारे पॉइंट्स इसको फॉलो करते हैं तो। अगर फॉलो नहीं करते, फॉलो किस केस में नहीं करते, मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी पॉइंट ऐसा आया कि WTX प्लस बी तो क्या है, नेगेटिव है, WTX प्लस बी यहाँ पे तो पॉजिटिव बता रहा है, लेकिन मान लो इन केस WTX प्लस बी, ठीक है, यानी कि जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये नेगेटिव आ रहा है, और यहाँ पे ये पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बना देगा। जबकि दोनों को जब हमने कंबाइन किया, दोनों को कंबाइन कर दिया, तो y इंटू WTXI प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दोनों का प्रोडक्ट आपका 1 या 1 से ग्रेटर होना चाहिए। तो आप पॉजिटिव पॉजिटिव लोगे तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव लोगे तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा।
और दोनों ही केस में क्या आ रहा है, पॉजिटिव, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव लो तब भी पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव लोगे तब भी पॉजिटिव, और दोनों ही केस में ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो सारे के सारे पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि वाई आई आ रहा है पॉजिटिव और डब्ल्यू टी एक्स आई प्लस बी आ रहा है नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा नेगेटिव और नेगेटिव बनेगा, तो ये इस कंस्टेंट को फॉलो नहीं कर रहा है, और ये फॉलो तभी नहीं करेगा जब आपका हाइपर प्लेन और मार्जिनल प्लेन के बीच में होगा। यानी कि कोई पॉइंट ऐसा बीच में आ गया है जो दिक्कत कर रहा है, जिसकी वजह से एरर आ रही है, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा पॉइंट मिसक्लासिफाई हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज द कंस्टेंट। हाँ बताओ सर, अगर ये डब्ल्यू टी एक्स प्लस बी अगर 0 हो जाता है तो सर क्या होगा? 0 होता है तो देख लेते हैं 0 पर क्या हो रहा है, डब्ल्यू, हाँ फिर तो वो हाइपर प्लेन पर आ गया, वो हाइपर प्लेन पर आ गया। देखो यहाँ पे मैंने ऊपर दिखाया था, देखो डब्ल्यू टी एक्स प्लस बी इक्वल टू अगर 0 आ गया तो इट मींस व्हाट, कि वो पॉइंट कहां पर है, वो पॉइंट मार्जिनल लाइन और हाइपर प्लेन के बीच में नहीं है, वो कहां पर है, ऊपर ही बैठा है, हाइपर प्लेन पर ही बैठा है। ठीक है, हाँ यस। हाँ ठीक है, तो ऐसा करना नहीं है ना, करना यही है। एसबीएम क्या करता है, एसबीएम थोड़ा मार्जिन लेके चलता है कि भाई आप दूर रहो, है ना, वो सीधे सीधे कह देता है एलओसी ठीक है, एलओसी अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक दो बाउंड्री और बुला दी है कि आप इधर रहो, आप इधर रहो, वो करने की यही कोशिश करता है। तो मार्जिनल बाउंड्री से क्या होता है, क्लासिफिकेशन अच्छा होता है, जो कि हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन नहीं हो पा रहा था। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में एक ही लाइन थी, अब वो लाइन के थोड़ा भी इधर आया पॉइंट या थोड़ा भी इधर आया, ठीक है, या आउटलायर आ गया, उसकी वजह से क्या होता है कि एरर आने के चांसेस है। जबकि एसवीएम में क्या होता है, एसवीएम में एक एडवांटेज मिल जाता है कि 2 लाइन और आ जाती है, तो वहां पर क्लासिफिकेशन बहुत आसान हो जाता है और क्लासिफिकेशन अच्छा होता है। ठीक है, यही एडवांटेज है एसवीएम का। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये इक्वेशन आई हमारी, ठीक है। अब तो हाँ, ऑब्जेक्ट हमारा यही चला रहा था, मैक्सिमाइज करना है इसको। ठीक है, अब मैक्सिमाइज इसको करना है, तो इसी को मैंने लिखा अब उल्टे तरीके से। उल्टे तरीके से क्या है, आप किसी भी टर्म को आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, तो जहां आप मैक्सिमाइज कर रहे थे वहां आप मिनिमाइज करोगे। तो अब मैंने उल्टी कर दी इक्वेशन उल्टी कर दी इक्वेशन, और मैक्सिमाइज का मिनिमाइज में बदल गया। ठीक है, इतनी चीज हो गई। तो ऑब्जेक्टिव हमारा ये है। अब इसमें एक टर्म और ऐड किया, ठीक है, इसमें एक टर्म और ऐड किया, क्योंकि अब हमें बनाना है। देखो अभी तो हम कर रहे थे क्या, अभी हम जो मार्जिन था, जो मार्जिनल लाइन थी, जो मार्जिनल लाइन थी, इसकी जो डिस्टेंस है वो ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब हमने उल्टा काम करने की कोशिश की, मतलब हमने उसको रिवर्स कर दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाया और मिनिमाइज कर दिया। तो हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, इसमें ये बनना है लॉस फंक्शन। अब लॉस फंक्शन हमने कहां पढ़ा था, लॉस फंक्शन या कॉस्ट फंक्शन हमने कहां पढ़ा था, लीनियर रिग्रेशन में पढ़ा था। एरर को मिनिमाइज करना है, ग्रेडियंट डिसेंट था, ग्रेडियंट डिसेंट था जिसमें एरर, ठीक है, नीचे की तरफ आ रहे थे, एरर को मिनिमाइज करना था। तो अब हम ये बना रहे हैं, मतलब मार्जिनल डिस्टेंस वाली जो चीज कर रहे थे उसी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं लॉस फंक्शन में। ठीक है, तो लॉस फंक्शन में जो कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको आप क्या करना है, ओब्वियसली मार्जिनल डिस्टेंस को तो मैक्सिमाइज करोगे और लॉस को कम करने की कोशिश करोगे, वही हम कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं लॉस फंक्शन। ठीक है, अब इसमें एक नया टर्म आता है, सी आई समेशन आई इक्वल टू 1 to n, ठीक है, एंड मॉड ऑफ ईटा। ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं व्हाट एक्चुअली इट इज। ठीक है, पहली चीज तो ये है कि दोनों के दोनों जो टर्म है, दोनों की दोनों जो टर्मिनोलॉजी है, चाहे ईटा है चाहे सी आई है, चाहे ईटा है चाहे सी आई है, बोथ आर हाइपर पैरामीटर्स, बोथ आर हाइपर पैरामीटर्स। हाइपर पैरामीटर्स का काम क्या होता है, हम जो अपनी एल्गोरिथम लगा रहे हैं उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। आप हाइपर पैरामीटर बोल सकते हो, आप ट्यूनिंग पैरामीटर बोल सकते हो, नाम से ही मुझे समझ में आ रहा है ट्यूनिंग। जैसे ट्यून होता है ना, सिंपल, जैसे रेडियो होता है, एफएम होता है, आप उसमें ट्यून करते हो, ट्यून मतलब सेट करना कि किस पर सही एफएम आ रहा है। ठीक है, तो वो ट्यूनिंग होती है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो रिजल्ट्स आते हैं उसको हम ट्यून कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं इसकी वैल्यू ये कर दूं तो ये रिजल्ट्स आते हैं, अगर ये वैल्यू कर दूं तो ये रिजल्ट्स आते हैं, ये वैल्यू कर दूं तो ये रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स है। ठीक है, इसको आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे एफएम में होता है, चैनल होता है 92.3, 94.4, ठीक है, एफएम है ना, तो वही ट्यूनिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये ट्यूनिंग है, सीआई और ईटा क्या है, ट्यूनिंग। दीज आर द ट्यूनिंग पैरामीटर्स और हाइपर पैरामीटर्स और रेगुलराइजेशन पैरामीटर, अलग अलग नाम दे सकते हैं, और रेगुलराइजेशन पैरामीटर, ये चीज हम प्रोग्रामिंग में भी करेंगे। ठीक है, तो इससे होता क्या है, ठीक है, ये हमारा क्या हाइपर पैरामीटर है, और इसको हम हिंज लॉस भी बोलते हैं।
हिंज लॉस, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे लगाया है इसको हिंज लॉस भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझते हैं कि व्हाट एक्चुअली सीआई इज, व्हाट एक्चुअली ईटा इज। भाई है क्या ये चीज, क्या चीज है ये, तो चलो हमने बता दिया कि ट्यूनिंग है और इससे एडजस्ट हो रहा है, ठीक है, ये हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमारे रिजल्ट्स भी चेंज होते हैं, लेकिन एक्चुअल में है क्या, ठीक है, व्हाट एक्चुअली दे आर। तो हम समझते हैं भाई सीआई क्या है, व्हाट एक्चुअली सीआई इज। तो देखो मैंने साफ साफ लिख रखा है, हाउ मैनी पॉइंट्स वी कैन अवॉइड मिसक्लासिफिकेशन। मतलब क्या है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं ऊपर आता हूं ग्राफ पर, ये जो पॉइंट्स हैं, मार्जिनल लाइन, सारे पॉइंट्स हाइपर प्लेन, मार्जिनल लाइन इधर की, मार्जिनल लाइन, सारे पॉइंट्स इधर हैं, सारे पॉइंट्स इधर हैं। अब रियल में तो बहुत कम मिलेगा ऐसा, मैंने आपको बताया ये तो आइडियल केस है, ये तो आइडियल केस है कि ऐसा मिले, मुश्किल है, नामुमकिन है, मिले नहीं मिलेगा। तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो मार्जिनल लाइन और हाइपरप्लेन के बीच में होंगे और कुछ इधर से होंगे। तो अगर कुछ होते हैं, अगर थोड़े बहुत होते हैं तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन ज्यादा होते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कम होते हैं तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन कम होते हैं तो कितना कम होते हैं, कितने कम होते हैं उसकी भी तो लिमिट होगी कि भाई इतने पॉइंट्स तक मैं ठीक है, इतने पॉइंट्स तक अगर आते हैं, ठीक है, मिस क्लासिफिकेशन है, वो क्लासिफाई सही नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं मिस क्लासिफिकेशन, वो क्लासिफिकेशन सही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो दिक्कत हो रही है। तो कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जो मिस क्लासिफाई हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो सीआई इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट आर एक्सेप्टेबल, ठीक है, एंड दीज पॉइंट्स आर कमिंग इन बिटवीन हाइपरप्लेन एंड मार्जिनल प्लेन। तो कितने पॉइंट्स, 2 3 4 5, कितने पॉइंट्स एक्सेप्टेबल आप रखना चाहते हो, ठीक है, आप अपने प्रोग्राम से रखना चाहते हो, अपनी कोडिंग से रखना चाहते हो या मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग रखना चाहते हो, कितने पॉइंट्स तक आप एक्सेप्टेबल मान रहे हो, ठीक है। तो ट्यूनिंग पैरामीटर है, मैं 4 को मान रहा हूं, मैं 5 को मान रहा हूं, मैं 6 को मान रहा हूं। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट सीआई, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे क्या है, आगे ईटा है, ईटा को समझते हैं, ठीक है, ईटा को समझते हैं। ये देखो भाई मैंने लिख रखा है, समेशन ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द मिसक्लासिफिकेशन पॉइंट फ्रॉम द मार्जिनल प्लेन, ठीक है, समेशन ऑफ द डिस्टेंस ऑफ मिसक्लासिफिकेशन पॉइंट फ्रॉम मार्जिनल प्लेन। ये देखो इसकी जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, मान लो एक पॉइंट आ रहा है इधर, ठीक है, इधर पॉइंट आ रहा है, मार्जिनल प्लेन और हाइपर प्लेन के बीच में आ रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे फिगर बना देता हूँ, ठीक है, जैसे कि ये लाइन है, ये लाइन है, सॉरी बनी नहीं, हाँ ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो दो दो मार्जिनल लाइन हो गई, एक हाइपर प्लेन हो गया। पॉइंट्स होने चाहिए सारे हमें मार्जिनल लाइन के इधर या इधर, लेकिन एक पॉइंट आ गया है इधर, ठीक है, एक पॉइंट आ गया है इधर, तो मैं बना देता हूँ इसको ब्लैक कलर से बना देता हूँ। तो एक पॉइंट आ गया भैया इधर, हाइपर प्लेन और मार्जिनल प्लेन के बीच में, यहाँ पॉइंट आ गया, ठीक है, तो ये दिक्कत कर रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये है आपका ईटा, ये जो डिस्टेंस है दिस इज योर ईटा, ठीक है, ये है आपका ईटा। और मान लो एक दूसरा पॉइंट भी आ गया है, मान लो ये कहीं पॉइंट ये यहाँ पर है, मान लो यहाँ पर है पॉइंट, तो ये जो डिस्टेंस है ये भी आपका क्या है, ईटा। और समेशन लिया है ना, समेशन लिया है, i = 1 to n, समेशन, समेशन किसका, मान लो 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं जो मार्जिनल लाइन और हाइपर प्लेन के बीच में आ रहे हैं, 5 पॉइंट्स हैं, तो मान लो सारे पॉइंट जितने पॉइंट्स होंगे सबकी डिस्टेंस का समेशन कर देना है, सबकी डिस्टेंस का समेशन कर देना जितना भी हो, ठीक है। तो भाई जितने पॉइंट्स हैं, सी आई हो गया नंबर ऑफ पॉइंट्स और ईटा आई हो गया आपका डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन द रॉन्ग पॉइंट, ठीक है, रॉन्ग पॉइंट एंड द मार्जिन लाइन, तो उनका प्रोडक्ट कर देना है, ठीक है, और प्रोडक्ट करके समेशन कर देना है ओरिजिनल इक्वेशन के साथ, तो वो बन जाएगा हमारा क्या, ठीक है, वो बन जाएगा हमारा क्या, लॉस फंक्शन। हाँ बताओ सर ये अपोजिट लाइन, अपोजिट मार्जिनल लाइन से क्यों नहीं मिला? अपोजिट मार्जिनल लाइन से, अपोजिट यहां से लेंगे, एक्चुअल में यहाँ पे जो कंसिडरेशन है वो इसी का है, मतलब अपोज, ये इधर वाला नहीं लेंगे, इधर वाली डिस्टेंस नहीं लेंगे, ठीक है, एक्चुअल में ये वाली डिस्टेंस लेंगे कि भाई ये कहाँ आ रहा है, ठीक है, एक्चुअल में जो कंसिडरेशन किया जाता है वो अपोजिट वाली मार्जिनल लाइन से किया जाता है, ठीक है, ये रूल में लिखा हुआ है कि हाँ हम अपोजिट वाली डायरेक्शन से ही लेंगे। तो सर ये जो पॉइंट है, तो ये जो ऊपर वाली मार्जिनल लाइन है उधर क्लास का है या फिर इधर नीचे वाली मार्जिनल लाइन है उस क्लास का है? हाँ ये क्या हो रहा है, ये देखो अब यहाँ पर एक्चुअल में ये पॉइंट्स आना चाहिए यहाँ पर,
ये पॉइंट्स यहाँ पर, अब हो देखो हो कुछ भी सकता है, हो सकता है कि वो इधर वाला पॉइंट्स हो, ये भी हो सकता है कि वो इधर वाला पॉइंट्स हो, ठीक है, ये भी हो सकता है, कुछ आउटलायर्स भी होते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या मानते हैं कि जो हाइपर प्लेन और जो मार्जिनल प्लेन है, जो हाइपर प्लेन और जो मार्जिनल प्लेन है, ठीक है, जो इधर वाला है, एक इधर वाला हो गया, एक इधर वाला हो गया, तो अगर पॉइंट इधर आ रहा है तो इधर से हम अपोजिट डायरेक्शन वाला लेंगे, उसकी डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। सर इसमें मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस का कंसेप्ट रहता है या फिर मतलब अपोजिट? अपोजिट 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 वाले का, अपोजिट वाले का, अच्छा अपोजिट वाले का, ठीक ठीक है। ठीक। तो वापस आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, सो दिस इज अवर व्हाट लॉस फंक्शन, ठीक है। यानी कि जब मार्जिन, मैक्सिमम मार्जिन डिस्टेंस कैलकुलेट करते करते हम कहां पर आ गए, लॉस फंक्शन में आ गए। तो उसको कर रहे थे मैक्सिमाइज और इसको कर रहे हैं मिनिमाइज, ठीक है। तो ये हमें कम से कम करने की कोशिश करनी है, ठीक है। यानी कि जो लीनियर रिग्रेशन में कर रहे थे, ठीक है, या लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी कुछ इस तरीके से ही था, तो वहां पर भी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो लेकिन वहां पर एक ही लाइन थी। अब यहां पर हमने क्या किया, वहां पर भी लॉस फंक्शन था, लॉस फंक्शन हमारा यहां पर भी है। तो लॉस फंक्शन क्या है, कम से कम करना है, लॉस हमारा कम से कम हो, ठीक है। तो उसी चीज को ये बताया है, ठीक है। हाइपर पैरामीटर डिसाइड्स हाउ द लाइन विल बी मेड, ठीक है। तो ये आपका, ठीक है, लाइन चेंज कर सकता है। सो दिस इज योर व्हाट, ये पूरी की पूरी मैथमेटिक्स हो गई किसकी, ये पूरी की पूरी मैथमेटिक्स हो गई आपकी एसवीसी की, ठीक है। मैंने दो चीज बताई थी, एसवीएम के अंदर क्या है, क्लासिफिकेशन भी है, रिग्रेशन भी है। तो एसवीसी भी है और एसवीआर भी है, ठीक है। सपोर्ट वेक्टर क्लासिफिकेशन भी है, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन भी है। तो अभी तक हमने जितने मैथमेटिक्स पढ़ी है वो सपोर्ट वेक्टर क्लासिफिकेशन की पढ़ी है। और मैथमेटिक्स रिग्रेशन की भी अगर पढ़ेंगे तो रिग्रेशन की भी मैथमेटिक्स लगभग ऐसी ही है, ठीक है। उसको हम अभी करेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे, या चलो कर ही लेते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं रिग्रेशन की, अब बात कर लेते हैं रिग्रेशन की। कम यूज होगा लेकिन हम उसकी मैथमेटिक्स समझ लेते हैं। तो देखो उसमें भी कुछ इस तरीके से ही है, देखो उसमें भी कुछ इस तरीके से ही करने की कोशिश की गई है, डब्ल्यू टी एक्स प्लस, ठीक है, एप्सिलॉन ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। नेगेटिव पॉइंट्स पॉजिटिव पॉइंट्स है और कुछ नहीं है, ठीक है, अलग अलग नोटेशंस ले लिए। तो भाई रिग्रेशन में क्या होता है, रिग्रेशन में हम कोई क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, जहां पर भी पॉइंट्स आ रहे हैं उसको एरर को करना है मिनिमाइज, ठीक है। अब जो नया पॉइंट आएगा, भाई रिग्रेशन में क्या होता है, रिग्रेशन में आप यही तो करते हो कि कंटिन्यूअस वैल्यू आती है, ठीक है, कंटिन्यूअस वैल्यू आती है तो फिट करते हो, आप प्रेडिक्शन करते हो, और प्रेडिक्शन में आपने क्या कर दिया, वैल्यूज पास की, उस पर आपको एक कंटिन्यूअस वैल्यू मिली। तो ये भी पॉइंट क्या है, क्योंकि ऐसी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेगा, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्लासिफिकेशन में कर रहे थे। तो आपका जो नया पॉइंट है या आपने जो ट्रेनिंग की है, ठीक है, तो नया पॉइंट आ रहा है तो वो प्रॉपरली फिट होना चाहिए, और वो अपना एक्चुअल प्रिडिक्शन वो बताए कि भाई ये मेरा प्रिडिक्शन आ रहा है। तो एक तो हो गया, जैसे मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगाया, बिल्कुल वैसे ही ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगा सकते हो, या नहीं पूरे 100% डेटा पर भी ट्रेनिंग कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। फिर हम प्रिडिक्शन करेंगे, भाई एक बार हमारी ट्रेनिंग अच्छी हो गई तो हम प्रिडिक्शन करेंगे, ठीक है। तो प्रिडिक्शन हमारा रिजल्ट सही आना चाहिए, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि भाई ये हमारी डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ईटा आई, अच्छा यहाँ पे देखो ईटा आई, अच्छा ईटा आई हमारा जो था वो ईटा आई यहाँ पर हमने ये लिया है, ठीक है। ईटा आई सेम लाइन में ले लिया, सेम मार्जिनल प्लेन में ही लिया है, ठीक है, अपोजिट वाले में नहीं लिया है, सेम में ही ले लिया है, ओके। ये सेम सेम में ही लेना, ठीक है, यहाँ पे सेम में लिया है। तो ईटा आई हमारा क्या हो गया, ईटा आई हमारा क्या हुआ, मार्जिनल लाइन से, और जो हमारे पॉइंट्स हैं, जहां पर भी पॉइंट्स हैं वो हमारा ईटा ही है। और एप्सिलॉन, अच्छा इसमें एक फैक्टर और ऐड हुआ है जो हमारा एप्सिलॉन क्लासिफिकेशन में नहीं था, ठीक है, ये एप्सिलॉन, अच्छा एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन इज द डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, मार्जिनल लाइन टू हाइपर प्लेन, ठीक है, मार्जिनल लाइन, हाइपर प्लेन, मार्जिनल लाइन, ठीक है। तो मार्जिनल लाइन से हाइपर प्लेन की जो डिस्टेंस है दैट इज व्हाट एप्सिलॉन, ठीक है, ये आपका एप्सिलॉन है। तो ये एप्सिलॉन हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट्स है या आपका हाइपर प्लेन और मार्जिनल लाइन के बीच में जो पॉइंट्स है, तो अभी जो हम अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहे थे वो अपोजिट डायरेक्शन नहीं है, वो सेम डायरेक्शन में ही है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में ही लिया है। तो अब उस पॉइंट से मतलब मार्जिनल लाइन और हाइपर लाइन के बीच में अगर पॉइंट्स आ रहा है या उसी के ऊपर आ रहा है, मार्जिनल लाइन पर भी अगर आ सकता है, अगर उस पर भी आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, उस पॉइंट से, ठीक है, जो आपके एक्चुअल पॉइंट्स है उसकी जो डिस्टेंस है या सपोर्ट वेक्टर है उसकी जो डिस्टेंस है दैट इज व्हाट, दैट इज एप्सिलॉन आई,
ठीक है, तो दो फैक्टर हो गए हमारे पास, एप्सिलॉन और जीटा आई। ठीक है, करने की कोशिश की गई। अब मिनिमाइज करने की कोशिश की गई किसको, W/2, मॉड ऑफ W/2। तो ये इक्वेशन वही है, इक्वेशन वही आ रही है, लेकिन कंस्टेंट कंस्टेंट चेंज हुआ है, कंस्टेंट चेंज हुआ है। अब देखो कंस्टेंट कैसे चेंज हुआ है, कंस्टेंट में फंक्शन ही तो है, तो कॉस्ट फंक्शन हमने वैसे ही ली है। ठीक है, जैसे हमने क्या लिया था, एक्चुअल पॉइंट और प्रिडिक्शन। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर तो हमारा रिग्रेशन सॉल्व हो रहा है ना, रिग्रेशन में क्या डेटा है उस पर आपने टेस्टिंग की। तो एक आया है कि आपने क्या जनरेट किया है, आपकी ट्रेनिंग करने के बाद ये आउटपुट आया है, और एक उसके खुद के आउटपुट है, तो उनमें डिफरेंस क्या है, यही हमने पहले किया था, तो वही डिफरेंस निकालने की कोशिश की है। तो वाई हो गया हमारा एक्चुअल आउटपुट, ठीक है, जो का हमारा ट्रेनिंग से आएगा। और WTXI ये हमारा आ रहा है, अच्छा WTXI हमारा प्रोग्रामिंग से आया है प्रिडिक्ट मेथड लगा के, WTXI हमारा आ रहा है प्रिडिक्ट मेथड लगा के। ठीक है, और वाई क्या है, जो हमारा वाई टेस्ट में एक्चुअल में डेटा है, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई सॉरी एक्स ट्रेन, ठीक है, वाई ट्रेन एक्स टेस्ट वाई टेस्ट। तो ये जो वाई लिखा है, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर वाई टेस्ट। ये जो वाई लिखा है ये वाई टेस्ट है, और एक्स टेस्ट पे क्या लगा रहे हो, एक्स टेस्ट पे आप प्रिडिक्ट मेथड लगा रहे हो। एक्स टेस्ट पे कहीं प्रिडिक्ट मेथड में क्या देते हैं, प्रिडिक्ट मेथड में हम एक्स टेस्ट ही देते हैं। तो प्रिडिक्ट मेथड में हमने एक्स टेस्ट लगाया, उसका एक आउटपुट आएगा। ठीक है, उसका एक आउटपुट आया, दैट इज योर प्रिडिक्टेड आउटपुट। तो W ट्रांसपोज XI आपका क्या है, प्रिडिक्ट मेथड लगाने के बाद आया है, जो प्रिडिक्टेड आउटपुट है। और Y क्या है, Y इज द एक्चुअल Y टेस्ट। तो उनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। एक्चुअल आउटपुट और प्रिडिक्टेड आउटपुट में डिफरेंस कम से कम होना चाहिए, तो वही करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो ये हमारा कंस्टेंट है। इक्वेशन हमारी यहाँ पर भी वही आ रही है, ठीक है, कॉस्ट फंक्शन हमारा यहाँ पर वही है। ठीक है, सारी चीजें ये बिल्कुल वही है। तो रिग्रेशन का काम जो चल रहा है वो भी, ये सारी चीजें वही है। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है, CI वही है, जीटा आई वही है, बिल्कुल वही डेफिनेशन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ये प्रिडिक्शन का काम करेगा। तो लाइन यहाँ पर भी बनेगी, यहाँ पर भी मार्जिनल लाइन बनेगी, हाइपर प्लेन बनेगा, को पॉइंट्स हमारे क्लासिफिकेशन की जगह क्या करेगा, प्रिडिक्शन का काम करेगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट, अब बस मेथड हमारा चेंज होगा, जो SVC लगा रहे थे वो हम SVR लगाएंगे। ठीक है, और दोनों ही मेथड्स, दोनों ही कंस्ट्रक्टर हमारे कहां पर है, SVM के अंदर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम sklearn डॉट SVM, लीनियर अंडरस्कोर मॉडल नहीं लिखेंगे, लीनियर अंडरस्कोर मॉडल किसके लिए था, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रिज और लासो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर SVM है तो हम लिखेंगे sklearn डॉट SVM इंपोर्ट। अब क्लासिफिकेशन का काम करना है या रिग्रेशन का काम करना है, अगर क्लासिफिकेशन का काम करना है तो SVC, और रिग्रेशन का काम करना है तो SVR। इसलिए मैंने पेज के टॉप पर ही लिख दिया है SVR। ठीक है, हर एक पेज के टॉप पे लिखा है कि भाई हम जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, ये SVC का है। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम हम सब अप्लाई कर सकते हैं। सर हाँ सर SBC में जो ईटा था सर, उसको हमने हाँ, डायरेक्शन से लिया था, और सर हम्म। रिग्रेशन में ईटा होगा सर, उसको सेम डायरेक्शन में ले लेंगे। नहीं नहीं, वो एक्चुअल में ये मैं और क्लियर करता हूँ वैसे, इसको मैं कल क्लैरिफाई करता हूँ, है ना, क्योंकि इधर ओके थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। ठीक है, इसको मैं कल क्लैरिफाई करता हूँ, है ना। ओके सर। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो आते हैं भाई मैथमेटिक्स पर आते हैं, मैथमेटिक्स तो हो गई सॉरी। ठीक है, कोड पर आते हैं, है ना, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं, ये हमारा हो गया है। ठीक है, SVM कर्नल्स हम कोडिंग में देखेंगे। ठीक है, तो आते हैं भाई कोडिंग पर आते हैं। SVM,
इसमें क्लासिफिकेशन का हम लोग काम करेंगे, ठीक है, और रिग्रेशन का, ठीक है, आप अपने साइड से करना, बिल्कुल कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल जैसे रिग्रेशन की एल्गोरिथम लगाते हैं, ठीक है, बिल्कुल वही काम करते चलना है ना, जैसे लीनियर रिग्रेशन हमने किया, रिज किया, लासो किया, बिल्कुल वैसे ही चलना है, ठीक है। इसमें भी सिर्फ क्या होगा, सिर्फ हमारा कंस्ट्रक्टर बदलेगा, ठीक है, एक दो चीजें बदलेंगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन का करके दिखाया है, क्लासिफिकेशन हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं लोड आइरिस पर ही, ठीक है, लोड आइरिस भी हमारा डेटा सेट है, तो इसमें हम क्लासीफाई करेंगे। देखो भाई, हाँ बताओ बताओ। सर एक पुराना डाउट था सर उसमें, सर जो लोड अंडरस्कोर बोस्टन जो डेटा सेट था सर उसमें जो हम कॉलम एक्सेस कर रहे थे सर, वो नॉर्मल तरीके से एक्सेस नहीं हो रहा था सर, उसमें वो क्या कहते हैं कोलोन लगा के एक तरफ रो और फिर कॉलम लिए थे। अच्छा अच्छा, तो वो मेरे को कोड भेजना है या फिर मेरे को व्हाट्सअप कर देना, ठीक है, मैं सर बताता हूँ मैंने काम पे मैंने आपको मेल कर दिया था सर मैंने। अच्छा अच्छा, चलो मैं देख लूंगा उसे, है ना। ओके सर। ठीक है, तो देखो भाई, लोड आइरिस डेटा सेट को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, पांडास को इंपोर्ट किया, डेटा सेट को इंपोर्ट किया, ये मैंने बता ही दिया था आपको, ठीक है, sklearn डॉट डेटा सेट्स इंपोर्ट लोड आइरिस, आइरिस डेटा सेट को इंपोर्ट किया है, और उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया, तो क्या आएगा आपको, डिक्शनरी मिलेगी, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। यू विल गेट वन डिक्शनरी, जहां पर हमारे पास क्या होगा, की वैल्यू पेयर्स होंगे, और की वैल्यू पेयर्स में आप मेरे को नाम बताओ कुछ, क्या क्या कीज मिलने वाली है लोड आइरिस के अंदर, क्या क्या कीज मिलने वाली है। टारगेट यस, टारगेट नेम्स, ठीक है, टारगेट नेम्स, है ना, डेटा, ठीक है, डेटा जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, फीचर नेम्स, ठीक है, फीचर नेम्स ये हमारे काम के हैं। तो भाई ये मैंने डिक्शनरी प्रिंट करा दी है, ठीक है, ये हमारी आ गई डिक्शनरी। तो की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में आया है, तो डेटा आया हमारे पास जिसमें सारे के सारे सेपल लेंथ, सेपल बिट, पेटल लेंथ, पेटल बिट हैं। उसके बाद आया हमारे पास, ठीक है, ये ड्रैग करके नीचे सारे सारे के सारे की वैल्यू पेयर्स देख सकते हैं, ठीक है। टारगेट आया हमारे पास, ठीक है, टारगेट के नीचे फिर देखोगे फ्रेम आया है, टारगेट नेम्स आया है, ये सब मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये तो हो गया, चलो ये लोड आइरिस सेट डेटा सेट को हमने क्या कर दिया, इसको प्रिंट करा दिया है, ठीक है। तो ये आया डिक्शनरी फॉर्म में, लेकिन हमें क्या करना है, हम इसको डेटा फ्रेम बना देते हैं, ठीक है। सो इफ यू वांट टू कन्वर्ट any data set with the help of sklearn dot data sets, तो आपका ये डेटा आएगा, ठीक है, आपका जो रिजल्ट्स आएंगे वो डिक्शनरी की फॉर्म में आएंगे, बट यू कैन कन्वर्ट दैट डिक्शनरी इनटू डेटा फॉर्म, डेटा फ्रेम, ठीक है। करना क्यों है, कर क्यों रहे हैं, बिकॉज अगर डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर, ठीक है, इफ आई एम एबल टू कन्वर्ट दैट डिक्शनरी इनटू अ डेटा फ्रेम, ठीक है, सो इट इज वेरी इजी टू वर्क ऑन देम, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो भाई कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये हमने पांडास में सीखा था, ठीक है, ये चीज हमने पांडास में, हाँ सर लोड अंडरस्कोर आइरिस में सर एक एज फ्रेम इक्वल्स टू ट्रू कर दें तो सर उससे भी डेटा फ्रेम बन जाता था। हाँ, डेटा फ्रेम बन जाता था, लेकिन उसमें हमने एक चीज और देखी थी, डेटा फ्रेम बन रहा है, डेटा के साथ आ रहा है, लेकिन और जो हमारे पास चीजें हैं, और जो हमारे पास कीज हैं, उसमें वो नहीं आ रहा था, ठीक है, उसमें नहीं आ रहा था। तो हम इसको पूरी तरीके से डेटा फ्रेम ही बना देते हैं, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो डेटा फ्रेम बनाना हमने सीखा था पांडास जब हमने पढ़ा था, तो पीटी डॉट डेटा फ्रेम, आप इसको क्या दे दो भाई, डेटा फ्रेम हमें बनाना है, आप इसको क्या दे दो, डिक स्क्वायर ब्रैकेट में डेटा। अब ये तो हमने डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज फैच करनी है ना, तो वैल्यूज हमने सारी की सारी फैच कर ली, जिसमें क्या है, सेपल लेंथ, सेपल बिट, पेटल लेंथ, पेटल बिट, चार चीजें हैं, ठीक है। और कॉलम्स के नाम दे दिए हमने इसमें, क्योंकि देखो डेटा फ्रेम यहाँ पर हम जो बना रहे हैं वो डिक्शनरी से बना रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, पहला वाला डेटा फ्रेम के अंदर पहला वाला जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है, एक्चुअल डेटा। डिक्शनरी में से हम डेटा उठा रहे हैं, तो वो डेटा कहां पर है, सेपल लेंथ, सेपल बिट, पेटल लेंथ, पेटल बिट, ये कहां पर है, डेटा के अंदर है। तो डिक डेटा, ठीक है, डिक डेटा क्यों लिखा, अगर की पता है तो वैल्यू पता करनी है, तो डिक्शनरी का नाम स्क्वायर ब्रैकेट उसकी वैल्यू। अच्छा, लेकिन डेटा फ्रेम बना रहे हैं तो उस कॉलम के नाम तो है ही नहीं हमारे पास, वो डेटा फ्रेम भले ही बन जाएगा लेकिन कॉलम के नाम नहीं है, तो कॉलम के नाम हमें देने पड़ेंगे, कॉलम के नाम हमें देने पड़ेंगे। तो कैसे देंगे, कॉलम्स नाम का एक कीवर्ड पैरामीटर होता है, कॉलम्स का मतलब होता है कॉलम को नाम देना, ठीक है। कॉलम्स क्या करेगा, कॉलम को क्या नाम देना चाहते हो आप, तो क्या नाम देना चाहते हो, ये कहां से मिलेंगे, फीचर अंडरस्कोर नेम्स, ठीक है, डिक्शनरी में से फीचर अंडरस्कोर नेम्स। फीचर अंडरस्कोर नेम्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, सेपल लेंथ, सेपल बिट, पेटल लेंथ, पेटल बिट। तो ये सारे कॉलम के जो नाम है उठा के कहां रख देगा, डेटा फ्रेम के ऊपर, क्योंकि डेटा फ्रेम अगर हम कॉलम्स नहीं लेंगे ना तो कॉलम के नाम नहीं आएंगे, ठीक है।
तो कॉलम्स के नाम देने हैं, कॉलम्स के नाम कहाँ पर है, डिक्शनरी में फीचर नेम्स के अंदर है, तो हमें ये देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने अगर ये दिया तो देखो ये बन गया, ये बन गया। तो सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, कॉलम के नाम आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, देखो मैं अगर ये यहाँ से हटाता हूँ, मान लो ये मैं यहाँ से हटाता हूँ, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे मान लो मैं कॉलम का नाम नहीं देता हूँ, अगर मैं ये नहीं लिखता तो देखो क्या रिजल्ट्स आएंगे, कॉलम का नाम ही नहीं आएगा। देखो कॉलम का नाम ही नहीं आ रहा, न्यूमेरिक इंडेक्स आ रहा है, न्यूमेरिक इंडेक्स आ रहा है 0 1 2 3, ठीक है, कॉलम का नाम ही नहीं आ रहा है, क्योंकि हम डिक्शनरी से क्या बना रहे हैं, डेटा फ्रेम, डिक्शनरी से डेटा फ्रेम, और डिक्शनरी में जो डेटा लिया है वो सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ का एक्चुअल डेटा लिया है, कॉलम का नाम नहीं लिया है। तो कॉलम का नाम हमें देना पड़ेगा, वरना वो न्यूमेरिक इंडेक्स ले लेगा। ठीक है, इसीलिए हमने इसको यूज नहीं किया। तो न्यूमेरिक इंडेक्स हमें चाहिए नहीं, हमें तो उसके नाम चाहिए एक्चुअल में। तो हमें क्या देना पड़ेगा, कॉलम्स इक्वल्स टू, कहां से उठाएंगे, डिक्शनरी से उठाएंगे। और डिक्शनरी से कैसे उठाते हैं, डी की, डी स्क्वायर ब्रैकेट की का नाम क्या है, फीचर नेम्स, फीचर नेम्स में सारे फीचर्स हैं। ठीक है, तो ये जब हमने किया तो हमारे पास बन गया डेटा फ्रेम। अच्छा, अभी भी इस डेटा फ्रेम में कोई दिक्कत लग रही है क्या? ठीक है, डिक्शनरी से हम डेटा फ्रेम में बना रहे हैं, अब थोड़ा सा इसमें डेटा अभी मिसिंग है। क्या मिसिंग है, टारगेट नहीं है इसमें, टारगेट नहीं है, बिल्कुल ठीक कहा, टारगेट नहीं है। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो सारे आ गए, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं आया। तो हम टारगेट इसमें रखेंगे, ये हमें मैनुअली रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कॉलम हमें मैनुअली रखना पड़ा, वैसे ही हमें टारगेट भी रखना पड़ेगा। सो हाउ वी कैन पुट टारगेट इनटू द डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम का नाम डीएफ है। टारगेट, कोई भी हमें कॉलम अगर ऐड करना होता है, किसी भी, कभी भी, कोई भी डेटा फ्रेम में अगर हमें नया कॉलम ऐड करना है, वी कैन डायरेक्टली राइट डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट एंड कॉलम नेम। तो कॉलम का नाम क्या देना चाहते हैं, टारगेट। अब टारगेट आएगा कहां से, टारगेट मिलेगा डिक्शनरी से, क्योंकि सारी चीजें हम डिक्शनरी से उठा रहे हैं, सारी चीजें हम डिक्शनरी से उठा रहे हैं। डिक्शनरी का टारगेट हमने उठा लिया, तो टारगेट हमने उठा लिया, तो भाई टारगेट भी इसमें ऐड हो जाएगा, डेटा फ्रेम में टारगेट ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब टारगेट ऐड हो गया। अब ये नीचे आ रहा है, इससे घबराना नहीं है। ठीक है, ये नीचे आ रहा है, इससे घबराना नहीं है, टारगेट आ गया है। ठीक है, कोई परेशान नहीं होना कि टारगेट नीचे क्यों आ रहा है, यहाँ पे ये स्लैश क्यों आ रहा है। स्लैश इज व्हाट, लाइन स्प्लाइसिंग कैरेक्टर, लाइन स्प्लाइसिंग कैरेक्टर। ठीक है, तो आ रहा है तो आने दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारा ये डेटा फ्रेम, अब लग रहा है कि हाँ ये डेटा फ्रेम है। ठीक है, लग रहा है या नहीं लग रहा है, लग रहा है। यस सर। ठीक है, अब ये डेटा फ्रेम है, अब हम इस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम काम कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें पहले थी डिक्शनरी में, अब आ गई है वो डेटा फ्रेम में। ठीक है, तो भाई काम करते हैं इस पर। नीचे आए, अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे फिर ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप क्यों किया, देखो अब देखो ये चीजें हमारी डेटा फ्रेम बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें तो सारा ट्रेनिंग टेस्टिंग करनी है ना, ट्रेनिंग टेस्टिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलग और डिपेंडेंट वेरिएबल अलग। तो पहले तो डिपेंडेंट की बात कर लेते हैं। तो डिपेंडेंट में क्या है, डीएफ टारगेट है ना, डिपेंडेंट में क्या है, डीएफ टारगेट। तो डीएफ टारगेट ले लिया, ठीक है, कुछ है ही नहीं डेटा फ्रेम में, डीएफ टारगेट ले लिया, तो डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा पूरे डेटा फ्रेम में से। ठीक है, या तो आप वैसे ही दो, जैसे पहले हम देते थे, कैसे लिखते थे, डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट और फिर सारे कॉलम के नाम। एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है। ठीक है, डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सारे कॉलम के नाम, ये हमने पहले भी किया था, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि पूरा जो डेटा फ्रेम है उसमें से आप टारगेट वाला छोड़ दो, बाकी जो बचा है वो आपका क्या होगा, वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, तो वो तरीका लगाया है, तो ये तरीका भी आपको आना चाहिए। और अगर आपको टफ लग रहा है तो आप वो पुराना तरीका भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये एक नया तरीका है। तो क्या किया, पूरा डेटा फ्रेम में से एक ड्रॉप कर दिया, क्या, एक कॉलम ड्रॉप कर दिया, कौन सा वाला, टारगेट वाला। तो ड्रॉप में आप मेंशन करोगे कौन सा कॉलम आपको ड्रॉप करना है। ठीक है, कौन सा आपको ये ड्रॉप करना है। ठीक है, तो वही मैंने लिखा यहाँ पे, ड्रॉप कर दिया। अब ड्रॉप में आप ये बताओगे कि ड्रॉप जो कर रहे हो वो कॉलम वाइज कर रहे हो या रो वाइज कर रहे हो। तो कॉलम वाइज कर रहे हैं तो एक्सेस भी हमें बतानी पड़ेगी, एक्सेस भी बतानी पड़ेगी। तो एक्सेस हमने बताया, एक्सेस इक्वल्स टू कॉलम्स। ठीक है, तो एक भाई हमारे पास सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल विड्थ और टारगेट आ रहा था, टारगेट को हमने हटा दिया, तो बचा क्या है, बचा हमारे पास सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है। ठीक है, पहला तरीका वही था कि आप मैनुअली सारे कॉलम्स के नाम, बेनिफिशियल है, कहाँ बेनिफिशियल हो सकता है, जब मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास 100 कॉलम्स हैं,
आपके पास 100 कॉलम्स हैं और 100 में से 99 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो क्या आप 99 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मैनुअली लिखोगे? बताओ भाई, क्या आप 99 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मैनुअली लिखोगे? नो सर। नहीं, तो ड्रॉप काम करेगा ना, ड्रॉप काम करेगा। ठीक है, आपको जो कॉलम हटाना है वो हटाओ, बाकी एक तरफ, तो 99 अलग और एक अलग, तो ड्रॉप मेथड आपका बेनिफिशियल है, तो इसीलिए दोनों मेथड आपको आने चाहिए। ठीक है, तो वही लगा दिया। हाँ सर अगर हाँ, एक्सेस कीवर्ड नहीं लगाएंगे तो सर फिर क्या होगा? एक्सेस नहीं लगाएंगे तो देखो वो दिक्कत करेगा, क्योंकि देखो हमें बताना होता है कि ऐसे ऐसे हम डिलीट कर रहे हैं या ऐसे डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, देखो मैं चला के दिखा देता हूं आपको। ठीक है, इसमें डिफॉल्ट वैल्यू भी ले ली जाती है, डिफॉल्ट वैल्यू वैसे 0 होती है। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। देखो एक्सेस ये मैंने हटा दिया और इसको बना दिया है मैंने कमेंट। ठीक है, और ये कर लेते हैं भाई, देखो एरर आ गई। यस सर। और देखो की एरर देखो नीचे दे रहा है, टारगेट नॉट फाउंड इन एक्सेस। यस 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 सर। ठीक है ना, ये दिक्कत है। ठीक है, तो हटा देते हैं इसको और आ जाते हैं वापस। ठीक है, तो इसको मैंने रन किया, तो एक्स भी पता है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल पता चल गए। अब तो वही तरीका लगाना है पुराना वाला, अब तो सब पुराना है। एसक्यूएल मॉडल सिलेक्शन, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट बिल्कुल वैसे ही लगाया, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बस एसवीएम का इसमें एसबीसी ले लिया। मैंने बताया था कि लीनियर अंडरस्कोर मॉडल में नहीं है, उसमें 4 थे। ठीक है, 4 के अलावा भी है, ऐसा नहीं है कि 4 ही है, और भी है, लेकिन जितने हमने पढ़ा है उसमें से 4 है, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रिज एंड लासो। एसवीएम का एसबीसी का हमारा कहाँ पर है? एसवीएम। तो एसवीएम कॉमन रहेगा, एसक्यूएल डॉट एसवीएम। इंपोर्ट अगर क्लासिफिकेशन का काम करना है तो एसवीसी, और रिग्रेशन का काम करना है तो एसवीआर। कंस्ट्रक्टर कॉल किया, फिट मेथड लगाया, प्रिडिक्शन लगाया। प्रिडिक्शन किस में लगाया है? क्योंकि क्लासिफिकेशन कर रहा है, तो भाई हमने बता दिया कि सैपल लेंथ ये, सैपल विड्थ ये, पेटल लेंथ ये, पेटल विड्थ। तो आप बताओ ना, आप बता दो भाई क्या है ये, सेटोसा है, वर्जिनिका है, वर्सिकलर है, आप बताओ। तो भाई ये बता दिया है, तो चला देते हैं, इन सबको चला देते हैं। तो ये मैंने जब चलाया, ठीक है, सिर्फ कंस्ट्रक्टर बदल रहा है यहाँ पे, है ना, कुछ अभी कुछ भी नया नहीं है, ये सब हम कर चुके हैं। प्रिडिक्शन किया, प्रिडिक्शन में बता दिया 0 0 मतलब क्या? 0 मतलब सेटोसा, ये सेटोसा है। 0 1 2, 0 1 2। ठीक है, 0 सेटोसा, 1 वर्सिकलर और 2 वर्जिनिका, ये चलाया। ठीक है, तो ये तो हमारा एक डेटा पर हमने टेस्टिंग की, एक डेटा सेट पे टेस्टिंग की, तो उसने बताया सेटोसा। और एक्स टेस्ट पे चलाएंगे तो ये तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से आया है, तो बहुत सारा आउटपुट बताएगा, बहुत सारे आउटपुट आएंगे। ठीक है, तो 0 1 2 कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। तो 0 मतलब सेटोसा, 1 मतलब वर्सिकुलर और 2 मतलब वर्जिनिका। तो ये उसने प्रेडिक्शन करके बता दिया। तो क्लासिफिकेशन कर रहा है। ठीक है, क्लासिफिकेशन कर रहा है। ठीक है, और लास्ट में हमने क्या कर दिया है? टेस्ट एक्यूरेसी पता करने की कोशिश की, तो एक्यूरेसी आ रही है हमारी 86%। ठीक है, 86%, 100 का मल्टीप्लीकेशन करना है इसमें। ठीक है, 0.86 इसमें 100%। ठीक है, 86% हमारी एक्यूरेसी आ रही है। एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट पे हमने एक्यूरेसी निकाल दी है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का काम हमारा परफेक्टली कर रहा है ये। और ये जो एक्यूरेसी है ये हमारी बदलती है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? अगर देखो यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं, रैंडम स्टेट अगर मैं चेंज करूंगा, तो रैंडम स्टेट वैल्यू चेंज करने से हमारी एक्यूरेसी भी चेंज होगी, क्योंकि रैंडम डेटा आएगा। ठीक है, तो अगर मैं ये करता हूँ, रैंडम स्टेट पहले मेरा था 7, अब मैं कर देता हूँ 9, और मैं इसको दोबारा रन कर देता हूँ। ठीक है, प्रेडिक्शन, और यहाँ पर प्रेडिक्शन इस पर, और फिर टेस्टिंग। तो पहले 86 था, अब 100% आ गया। देखो 100% आ गया, 1 मतलब 100%। ठीक है, 100% आ गया। क्यों? क्योंकि हमारा डेटा बहुत कम है। ठीक है, एक तो डेटा हमारा बहुत कम है। ठीक है, एक ये प्रॉब्लम है, और दूसरा हमारा क्या है, जो रैंडम सिलेक्शन हमने यहाँ पे जो किया है वो इस तरीके से रैंडम सिलेक्शन हुआ है, तो वहां कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये हमने एक्यूरेसी निकाल दी है, एसबीसी हमने लगा दिया है, क्लासिफिकेशन ये अच्छे से कर रहा है। ठीक है, और यहाँ क्योंकि हम आयरिस डेटा सेट यूज कर रहे हैं, तो आयरिस डेटा सेट में लीनियरली क्लासीफाई हो रहा है। ठीक है, डेटा सेट हमारा कम है और सारा लीनियरली क्लासीफाई हो रहा है, इसीलिए हमारे रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है या नहीं है? यस सर। ठीक है, ओके,
ठीक है। तो अब इसमें जो दूसरा टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है कर्नल की, जो हम बात कर रहे थे, जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन से अलग था। ठीक है, तो इसको खत्म कर ही लेते हैं, इसको भी खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, यहाँ पर पीडीएफ में आ जाता हूँ मैं। ठीक है, पीडीएफ में आ जाता हूँ। तो देखो एसबीसी में और हम क्या कर सकते हैं जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में नहीं हो रहा था, क्योंकि देखो ये अगर आप देखोगे इसकी कोडिंग में, ठीक है, हमने लगभग बिल्कुल वैसे ही काम किया है, बस एसबीसी को कॉल कर दिया है। अब एसबीसी में और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो एसबीसी हमने कॉल किया, ठीक है, एसबीसी में हम यहाँ पे कर्नल भी दे सकते हैं। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर कॉल किया है एसबीसी, ठीक है, यानी कि ये लाइन मॉडल इक्वल्स टू एसबीसी, यहाँ पे हम कर्नल पास कर सकते हैं। और कर्नल का काम मैंने आपको बताया था। कर्नल क्या करता है, जब हमारा कोई भी डेटा है जो लीनियरली सेपरेबल नहीं है, कोई भी डेटा हमारा जब लीनियरली सेपरेबल नहीं है, अब आयरिस डेटा सेट में तो लीनियरली सेपरेबल है, लेकिन कोई भी डेटा सेट हमें ऐसा मिलता है जहाँ पे लीनियरली सेपरेबल नहीं है, लेकिन करना तो लीनियरली सेपरेबल है, क्लासीफाई तो करना ही है ना, क्लासिफिकेशन तो होना चाहिए ना। ठीक है, तो अब लीनियरली सेपरेबल हो नहीं पा रहा है, तो क्लासीफाई कैसे करें, तो क्लासीफाई कौन करेगा, कर्नल करेगा। और कर्नल कैसे करेगा, कर्नल कर देता है लोअर डायमेंशन से हायर डायमेंशन में चेंज। और जब हायर डायमेंशन में चेंज हो जाता है तो चांसेस बन जाते हैं लीनियरली सेपरेबल करने के। तो वो चीज हम यहाँ पे कहाँ दे सकते हैं, वो चीज हम दे सकते हैं इस कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो इसमें कीवर्ड पैरामीटर यूज होता है कर्नल, और कर्नल की जो वैल्यू होती है वो क्या क्या कर सकते हैं। तो हायर डायमेंशन में क्योंकि जाना है, तो अब लीनियर से काम चलने वाला नहीं है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो कहाँ क्या क्या कर्नल की वैल्यू हो सकती है, लीनियर हो सकती है, ठीक है, लीनियर हो सकती है, पॉली हो सकती है, आरबीएफ हो सकती है, और सिग्मोइड हो सकती है। ठीक है, तो जनरली ये चार चीजें होती हैं। ठीक है, ये अलग अलग फंक्शंस हैं, इनको फंक्शंस को सिग्मोइड हमने पढ़ा ही है, सिग्मोइड तो सब जानते ही हैं। पॉली मतलब पॉली इक्वेशन, पॉली मतलब कितनी भी डिग्री हो सकती है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, एक्स की पावर 4 हो सकती है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल तो इसकी पावर कितनी भी हो सकती है, तो हायर डायमेंशन में ये जा रहा है। तो एसबीसी, अब जो कंस्ट्रक्टर कॉल किया था एसबीसी मॉडल इक्वल्स टू एसबीसी, उसमें कर्नल की वैल्यू हमें दे देनी है। ठीक है, तो ये पूरा मैंने मेंशन किया है कि कर्नल विल कन्वर्ट लोअर डायमेंशनल डेटा इनटू हायर हायर डायमेंशनल डेटा। ये मैंने नीचे भी एक्सप्लेन किया है, जब हमारे पास x1 x2 है और y हमारा जो आउटपुट है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, x1 x2 हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन हमारा इससे काम चल नहीं पा रहा है, इससे हमारा काम चल नहीं पा रहा है, क्यों, क्योंकि लीनियरली सेपरेबल हो नहीं पा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, इसको हायर डायमेंशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हायर डायमेंशन में मैंने कर्नल अगर लगा दिया लीनियर की जगह पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल क्या कर रहा है, देखो पॉलिनोमियल का काम है, हायर डायमेंशन का मतलब है, डायमेंशन की बात कर रहे हैं, मतलब डायमेंशन क्या चीज है, डायमेंशन है मतलब फीचर्स, फीचर्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो लोअर डायमेंशन से हायर डायमेंशन में जाने का मतलब है हम फीचर्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो x1 x2 और y था, जिसमें x1 x2 हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था, तो उससे काम चल नहीं पा रहा है, क्यों, क्योंकि लीनियरली सेपरेबल हो नहीं पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो आप क्या करोगे, फीचर फिर आप बढ़ाओ, फीचर बढ़ाओ। तो फीचर बढ़ाने में क्या कौन सा यूज किया, पॉली वाला यूज किया है, जिसमें पावर बढ़ेगी। अब लीनियर में क्या होता है, डिग्री 1 होती है, पावर 1 होती है, लेकिन अब पॉली कर दिया है तो पावर बढ़ेगी, अब पावर कितनी भी बढ़ सकती है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लेने की कोशिश की जिसमें स्क्वायर कर दिया है, x1 का भी स्क्वायर कर दिया है, x2 का भी स्क्वायर कर दिया है, और x1 इंटू x2 कर दिया है, तो एक पावर इसकी एक पावर इसकी, तो दो पावर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये भी स्क्वायर हो गया। तो अगर मैं ये कंसीडर करता हूं, अगर ये कंसीडर होता है, तो हो सकता है कि वो डेटा आपका लीनियरली सेपरेबल हो जाए। ठीक है, तो हम अपनी कर्नल की वैल्यू को बदल सकते हैं। कोडिंग में कहां बदलेंगे, कोडिंग में सिंपल सा मेरे को यहां पे लिख देना है कर्नल, कर्नल इक्वल्स टू पॉली, कर्नल इक्वल्स टू पॉली या सिग्मोइड या आरबीएफ। बाय डिफॉल्ट आरबीएफ होता है, बाय डिफॉल्ट आरबीएफ होता है। ठीक है, तो देखो मैं पॉली करने की कोशिश करता हूँ, देखो पॉली अगर मैं चलाता हूँ तो ठीक है, तब ये देखो कहाँ कह रहा है, पॉली, पॉली इज नॉट डिफाइंड। ओके, पॉली इज नॉट डिफाइंड, तो देख लेते हैं भाई, एक काम करते हैं, एसवीसी चलाते हैं एक बार। ठीक है, खाली वाला एसवीसी चलाते हैं, उसमें हमें पता चल जाएगा, या हम यहाँ पे एसकेलन की भी हेल्प ले सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि एसकेलन में जो हमारे पास कर्नल होता है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं। सो एसकेलन एसवीएम क्लासीफायर, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, तो आप यहाँ पे एसकेलन की जो वेबसाइट है उस पर भी जाके आप देख सकते हो और समझ सकते हो कि कौन कौन से ट्यूनिंग पैरामीटर्स होते हैं। तो आप देख सकते हो कर्नल की जो वैल्यू है वो क्या क्या है, लीनियर है, पॉली है, आरबीएफ है, सिग्मोइड है। ठीक है, तो अच्छा, पॉली हमने सही लिखा है लेकिन उसको स्ट्रिंग की फॉर्मेट में नहीं लिखा है, इसीलिए वो एरर आ रही है। तो पॉली आते हैं वापस,
कर्नल इक्वल्स टू, हमने पॉली लिखा लेकिन उसको स्ट्रिंग की फॉर्मेट में नहीं लिखा, इसीलिए हमारा आंसर गलत आ रहा था, पॉली। ठीक है, चला देते हैं। ठीक है, नाउ इट इज करेक्ट, नाउ इट इज करेक्ट। तो अब हमने फिर ट्रेन कर दिया। बस फर्क क्या है, पहले हो रहा था आरबीएफ, बाय डिफॉल्ट आरबीएफ होता है, बाय डिफॉल्ट आरबीएफ क्या होता है। ठीक है, और आरबीएफ क्या होता है उसको हम बाद में समझेंगे। ठीक है, आप मान सकते हो कि कुछ ना कुछ, आप जैसे लीनियर, अभी आप लीनियर मान सकते हो, ठीक है, लेकिन आरबीएफ अलग होता है, तो वो अपना उसका बिहेवियर अलग है, अलग तरीके से सेपरेट कर रहा है। अब मैंने क्या कर दिया, आरबीएफ की जगह क्या कर दिया, पॉली कर दिया, तो उसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, तो प्रिडिक्शन मैंने किया, एक्स टेस्ट पे प्रिडिक्शन करते हैं और फिर उसकी एक्यूरेसी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये आईरिस डेटा सेट पे कर रहे हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि आईरिस डेटा सेट पे, ठीक है, वो वैसे ही लीनियरली सेपरेबल है, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अगर कहीं नहीं होता है, अगर कहीं पर लीनियरली सेपरेबल नहीं हो पा रहा है, तो हम हायर डायमेंशन में जाते हैं और कर्नल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ कर्नल। ठीक है, जो कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? यस, यस, अभिजीत, स्पर्श, हार्दिक, पवन, हर्ष। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया है आपका SVM। ठीक है, दिस इज योर SVM। एंड इफ यू वांट टू अप्लाई SVR रिग्रेशन, कुछ नहीं करना है, पूरा आप लीनियर रिग्रेशन लगाओ, बस फंक्शन कॉल कर दो SVR। ठीक है, और वहां पर भी हम कर्नल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप अपने साइड से करोगे रिग्रेशन वाला काम। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन कर दिया, रिग्रेशन वाला काम आपको अपने साइड से करना है। ठीक है, इसमें भी सिर्फ कंस्ट्रक्टर चेंज होना है और प्रेडिक्शन का जो आउटपुट आएगा, यहाँ पर क्लासिफिकेशन के टर्म्स में दे रहा है 0 1 2। ठीक है, वहां पर आपको रिग्रेशन वैल्यूज के टर्म्स में देगा। ठीक है, तो काम एसवीएम क्लासिफिकेशन का भी कर रहा है, रिग्रेशन का भी कर रहा है, लेकिन मेनली काम किसका करेगा, क्लासिफिकेशन का। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एसवीएम। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, तो क्लोज करें आज के सेशन को। सर मैथमेटिक्स वाली पीडीएफ भेज देना। हाँ, वो मैं शेयर कर दूंगा, मैं दोनों ही फाइल शेयर कर दूंगा, पीडीएफ वाली फाइल भी शेयर कर दूंगा और ये फाइल भी शेयर कर दूंगा, पाइथन की फाइल भी, है ना। ओके सर। ठीक है, और रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके, सो थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। ओके।